बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी आप लोग की इच्छा। सर आप आपसे आपसे मुझे एक प्रश्न पूछना था, मैं कल भी पूछना चाह रहा था। पूछिए। सर एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता हूँ, न्यूज़ अच्छा। से भी जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। तो अभी मेरे यहाँ एक थोड़ा-सा हिंदू मुस्लिम का कुछ एंगल फँस रहा है मेरे क्षेत्र में। तो हम्म। उसको उसमें मैंने कुछ फिलॉसफिकल चीज़ें लोगों को बताई, उपनिषद और वेदों से रिलेटेड, कि इसमें भी जो है एक सर्वधर्म समभाव और सर्वम हिताय सर्वम सुखाय की बातें हैं। तो कोई मुस्लिम पर्सन है, वो जन्माष्टमी दिवस मनाते हैं सर यहाँ पे। तो लोगों का कहना है कि इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। हमने अच्छा। कहा भाई स्वागत कीजिए, उसका भी स्वागत कीजिए। हमारे यहाँ तो सभी को एक्सेप्ट किया गया है, जो नास्तिक हैं वो भी हिंदू ही है। हम्म। तो लोगों ने कहा मेरे लिए कि आदमी अधर्मी है, ये ज्यादा पड़ गया है, इसके ऊपर एफआईआर करवाओ। हमने कहा, करवा दीजिए भाई, एफआईआर आप ही करवाओ, क्या कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सर क्या करना चाहिए, प्रतिक्रिया देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अभी एफआईआर हुई कि नहीं आपके ऊपर? सर वो लोग प्लान बना रहे हैं, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो उस वीडियो के रिगार्डिंग वो बना रहे हैं कि ये जो है मुसलमानों को जो है उसमें लेके आ रहा है हिंदू कल्चर में, और मुस्लिम जो है गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ वो एंगल दे रहे हैं उसको, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है ना? जी। देखिए, प्रश्न बहुत आसान भी है और प्रश्न बहुत जटिल भी है। आसान इस लहजे से है कि एज अ फिलोसफर, ऐसा एज अ दर्शन के विद्यार्थी के रूप में आप हमसे पूछेंगे, उत्तर इसका तो बड़ा आसान है, उसकी समझ आपके पास भी है। ठीक है। लेकिन जी। देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर आप सोचेंगे, जो परिस्थितियां आजकल चल रही हैं समाज में, उसके अनुसार सोचेंगे और बहुत सारे और डूज और डोंट्स के बारे में सोचेंगे, तो फिर और जटिलताएं बढ़ जाएंगी, तब इतना आसान नहीं रहेगा इसका उत्तर। ठीक है। तो आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिएगा, जी सर। तो इस पे विस्तार से थोड़ा हम आपको बता देंगे, क्योंकि यहाँ लोगों का समय अमूल्य है। तो ये सिर्फ आपके पर्सनल संबंधित विषय है, इस पे हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। जी सर। हाँ, वैसे विषय बहुत अच्छा है आपका, कभी समय मिला तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अलग से। ठीक है। जी। मैंने सर उनसे कहा कि देखिए हमारा विषय ही दर्शन है, अगर हम लोग विचारक हैं, हम दार्शनिक हैं, अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो ये कौन बोलेगा? बिल्कुल हमारा बिल्कुल। बोलना तो ऐसी जगहों पर जरूरी है। वैसे भी पहला क्लास आप अटेंड किए थे जिसमें हमने कहा ही था कि सही गलत मायने नहीं रखता। हाँ? उसी से प्रेरणा तो नहीं पा गए? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सर कि मेरी एटलीस्ट समाज जिस तरीके से मेरी सोचता है। एक मेरी एक इच्छा है कि आप लगातार बने रहें हमारे साथ। ठीक है। तो मेरी आपका इच्छा का आशीर्वाद। ख्याल रख के आप कोई कार्य करें। ऐसा ना हो कि यहाँ क्लास चलती रहे और आप कहीं और आराम फरमा रहे हैं। आपका आशीर्वाद सर, आपका आशीर्वाद। समझ रहे हैं ना? जी सर जी। तो आप जो है जुड़े रहें, मेरी इच्छा है कि आप पढ़ते रहें, और बाकी जो चीजें चल रही हैं वो समय के साथ चीजें होंगी। कभी कभी ना मंच का भी चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। जी सर। किसी मंच, अगर सही मंच से सही तरीके से चीजें रखी जाएंगी तो वो सुनवाई होती है उसकी। और अगर कहीं इधर उधर आपको बातें रखोगे तो बड़ा दिक्कत होगा। देखिए, एक मंच ये है, 7:45 पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग एक बड़ा मोटिव लेके चल रहे हैं। तो इस मंच पे अगर हम ये सब बात बोलेंगे तो सही रहेगा। अभी इस मंच को छोड़ के मेरे परिवार के 4 रिश्तेदार आ जाएं और उनके सामने हम बैठ के उनको विज्ञानवाद, शून्यवाद, वैभाषिक, सौतांत्रिक तो उठ के चले जाएंगे। आधे एक घंटे बैठने के लिए आएंगे, वो कहेंगे कि यार गड़बड़ हो गया है सब इसका। हाँ।
बिल्कुल मंच सर। का चुनाव और समय ये सब बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सही मंच का चुनाव करके सही जगह पे आप अपनी वाणी खोलिए, और जो हमारी इच्छा है कि आप जुड़े रहे, पढ़ते रहे, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जी सर। चलिए 25 लोग जुड़ चुके हैं, काफी है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं एक महत्वपूर्ण चीज से। अभी क्लास लेने से पहले ही हमें थोड़ी सी थिंकिंग हम कर रहे थे, तो ऐसा हमें फील हुआ कि जो जैसा स्टार्टिंग वाले हमने क्लास में भी आप लोग को बताया था कि आप लोग जो लोग भी अल्टीमेट रियलिटी में विश्वास करते हैं, उनके लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि आप इस विषय के साथ जुड़ जाएं। उनका एक बहुत परम आशीर्वाद होगा, और जो कर्म सिद्धांत मानते हैं उनका बड़ा पुण्य कर्म होगा, वो सब फलित हुआ है, जिससे आप इस विषय के साथ एक तो मानव योनि में जन्म लिए, तभी तो आप अधिकारी हुए पढ़ने पर उस लिखने के। क्योंकि हमारी जानकारी में नहीं कि कोई स्कूल और किसी जीव का चलता है इस धरती पे, मनुष्य को छोड़ के। अब किसी के पास वो जानकारी तो बताइएगा, लेकिन किताब कापी तो हम तो मनुष्यों को ही पढ़ते हुए देखे हैं। तो इसका मतलब है कि मनुष्य योनि में जन्म लेके आप इस विषय को पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इस लहजे में बहुत, आप लोग के ऊपर आशीर्वाद है ईश्वर का। उसी संदर्भ में हम सोच रहे थे कि जो फिलॉसफी है वो एक्सट्रीम क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है। ऐसा ही हमें उद्गार आया, मन में विचार आया कि ये ह्यूमन बीइंग की जो एक्सट्रीम क्रिएटिविटी हो सकती है, जो आत्यांतिक सर्जनात्मकता हो सकती है, उसको ये अभिव्यक्त करता है दर्शन शास्त्र। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? जी सर। जी सर, बिल्कुल सर। तो ये चीज आप लोग नोट करके रख लीजिएगा कि ये जो दर्शन है, कोई आपसे पूछे कि दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, तो उत्तर क्या मिलता है। जैसे पहले आप लोग देखे होंगे कि जब गाय पे निबंध आता था, तो कुछ लोग क्या लिखते थे, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय हमारी माता है, ऐसे लिखते थे ना। तो मान लीजिए आप लोग से कोई पूछे कि दर्शन शास्त्र क्या है, फिलॉसफी क्या है, तो आप लोग वही शुरू कर देंगे, फिलोसोफिया, ज्ञान के प्रति अनुराग। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट सोचिए, थोड़ा सा व्यू के बारे में एनालिसिस करते रहिए और चीजों को निखारते रहिए, ताकि आप कहीं जब प्रेजेंट हो तो यूनिकनेस लगे, कोई विशिष्टता झलके। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि फिलॉसफी क्या है, ह्यूमन बीइंग की एक एक्सट्रीम क्रिएटिविटी है। और एक्सट्रीम क्रिएटिविटी इस तरह से है, आध्यात्मिक सर्जनात्मकता एक्सट्रीम जो है इसलिए है क्योंकि वो इस क्रिएटिविटी में ब्रह्मांड से लेके संपूर्ण जीव जगत और सब तरह के विचार, जो जिसमें जहां तक मनुष्य के विचार जा पाते हैं, वहां सब जगह वह अपने मतों को रखने, उसका विश्लेषण करने और उसको संवर्धित परिवर्धित करने का प्रयास निरंतर करता रहा है। इसी को हम लोग फिलॉसफी में पढ़ते हैं। ठीक है, और हमेशा क्रिएटिविटी की एक विशिष्टता क्या होती है, क्रिएटिविटी की एक विशिष्टता हमेशा होती है कि वह किसी चीज को सर्जित करती है। सर्जनात्मकता शब्द में ही सर्जित है। तो सर्जनात्मकता जो ये क्रिएटिविटी है इस फिलॉसफी की, इस फिलॉसफी ने ही अपनी क्रिएटिविटी से इतने अनेक विषयों को जन्म दे दिया है। ठीक है, ये जो जितने विषय हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये सभी विषय जो है दर्शन शास्त्र से ही निकले हैं। इसमें तो कोई मतभेद नहीं है, मतभिन्नता नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं कि ये सभी विषय दर्शन से ही निकले। दर्शन इसकी जननी है, क्योंकि दर्शन क्या है, एक्सट्रीम क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं आप लोग से कि ये एक्सट्रीम क्रिएटिविटी की
जो है रिप्रेजेंट करती है। इसलिए कि जब ऐसा है तो इसका मतलब है कि आप इसके स्टूडेंट होने के नाते, चाहे आप इसमें रिसर्च कर रहे हो, चाहे आप नेट हो, जेआरएफ हो या एमए में हो, आप इसके स्टूडेंट हैं, तो आपके ऊपर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां आती हैं जब आप इसके स्टूडेंट हो। इसका मतलब है कि आप कोई XYZ नहीं हो। आप हर चीज को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से और विशिष्टता आपके अंदर जो है डेवलप होनी चाहिए अध्ययन से। समझ रहे हैं? जैसे आप देखे होंगे कि अगर कोई, जैसे किसी विषय की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, आप किसी कोई भी इसको अन्यथा न ले। हो सकता है किसी के पिता हो, किसी के रिश्तेदार हो, या कोई स्वयं भी रहा हो उसका बैकग्राउंड, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जैसे इसमें से कितने लोग इंजीनियर हैं? आशुतोष जी देखिए इंजीनियर, आशुतोष मिश्रा जी केवल इंजीनियर हैं। तो देखिए इंजीनियर्स की अपनी स्पेसिफिक पहचान होती है, ठीक है, पहचान होती है। अब उसको डिटेल में हम नहीं बताएंगे कि वो पहचान क्या होती है, आशुतोष जी उससे भी होंगे। वैसे जो लोग फिल्में देखने के शौकीन है तो उन्होंने देखा ही होगा 3 इडियट्स में, सारे इंजीनियर्स ही थे, ठीक है। उनकी अपनी एक पहचान होती है। उसमें एक कैरेक्टर था ना, वो जो कौन सा था वो कैरेक्टर, कोई ना, किसी को नाम याद है उसका? वो जो उसके पीछे पड़ा रहता था, चतुर। वांचुंग के। चतुर सर, चतुर। हाँ, चतुर रामलिंगम। चतुर था ना। तो ये सब जो चतुराई दिखती है आपको हर जगह, और भी जगहों पे आप देखेंगे कि जैसे आप वकालत करने जाओ तो दिन में 200-400 झूठ तो बोलना है आपको, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा आपका, ठीक है। आपके साथ ऐसा है क्या, आपको 200-400 झूठ बोलना पड़ेगा? नहीं सर, नहीं है ना। यही बात कह रहे हैं कि आप जो है बहुत सारी, इसीलिए देखिए कि फिलॉसफी को ये बहुत अप्लाइड, एक तरह से अप्लाइड सेंस में हम फिलॉसफी के विषय में बात कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि फिलॉसफी वाले पक्ष को हर जगह जोड़ा जा रहा है, हर जगह अनिवार्य कर दिया गया है। आप इंजीनियरिंग में भी जा रहे हैं, कहीं MBBS MD में भी जा रहे हैं, तो वहां मानविक के एक विषय को, और उसमें भी विशेष रूप से दर्शन शास्त्र फिलॉसफी, वो हर जगह जुड़ जा रहा है। देखिए आप देखिए कि मेडिको एथिक्स, समझ रहे हैं, इस तरह से आप हर जगह जो है जाएंगे तो आपको ये ब्रांचेस मिलेंगी। इसलिए क्योंकि ये अपनी इसी सर्जनात्मकता, क्रिएटिविटी के कारण ऐसा हो रहा है। तो आपको भी अपने व्यक्तित्व में इन सब चीजों को पल्लवित, पुष्पित करना होगा, प्रयास करने होंगे, ठीक है, एक्सट्रीम से बचते हुए। अब जैसे आदित्य जी ने प्रयास किया, कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा था, उन्होंने वेद उपनिषद और ये सारी चीजों की चर्चा की। कुछ लोगों को बुरा लग गया क्योंकि फिर वो जिन उद्देश्यों से लेके वो कर रहे थे उसमें भंग पड़ रहा था, क्योंकि उनको तो डिवीजन चाहिए था। तो इन एक्सट्रीम चीजों से बचते हुए आप स्व पे कार्य करें। अगर दिखना चाहिए कि आप फिलॉसफी के स्टूडेंट, ठीक है। हो सकता है कि किसी अन्य विषय का व्यक्ति हो, वो टीचर को हाय कर रहा है, हेलो कर रहा है। अभी एक वीडियो हम देख रहे थे कि आ रहा था IIT में, जब लोग डिग्री लेने जा रहे थे तो वो तरह तरह के जो है वो अपना रहे थे। कोई काला चश्मा लगा रहा था, कोई टीचर को भी काला चश्मा लगा दे रहा था, ठीक है। तो वो उनका अपना ढंग होगा, आपका ढंग विशिष्ट होगा। और खासकर जब आप भारत परंपराओं को आप समझ रहे हो तो आपका ढंग अलग होना चाहिए। और ये ढंग सिर्फ एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि फिलॉसफी की स्टूडेंट्स का भी जो भी ढंग है या एटीट्यूड जिसको हम लोग कहते हैं,
अभिवृत्ति कहते हैं, यह सिर्फ शो करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए। इसको सम्यक व्यायाम कहते हैं कि कोशिश करते रहना चाहिए कि वह उनके पूरे चरित्र में, उनके कैरेक्टर में वो सारी चीजें आ जाए। ठीक है, जैसे गुरुजन के प्रति रेस्पेक्ट, तो ये रेस्पेक्ट उनके अंदर कैरेक्टर में, चरित्र में आना चाहिए। हो सकता है कि किसी अन्य विषय का छात्र हो, वो कुछ करके ऐसे वैसे कि चलो काम निकल गया, अब ये हो गया, ऐसे हो गया, चला गया, ये सब रेस्पेक्ट नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन आप लोग के लिए ये सब फिर तो कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, फिर तो ये एक आम सब्जेक्ट हो गया ना। लोग कहेंगे भी क्या पढ़े हो यार, क्या पढ़े हो फिलॉसफी, लोग नहीं कहेंगे। देखने से तो, तुम्हारे क्रियाकलापों से तो नहीं लग रहा है कि तुम फिलॉसफी के विद्यार्थी हो। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आप लोग इन चीजों का भी ध्यान रखिए। जिस भी धर्म से जुड़े हों, जिस भी पंथ से जुड़े हों, जिस भी कार्य को कर रहे हों, आप अपनी चीजों को धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करिए, क्योंकि यह सुअवसर है जो ईश्वर आपको प्रदत्त किया है। और बहुत चीज में आप जो है, जिसको कहते हैं ना कई लोग, भाग्यशाली होना। अब वाद विवाद तो बहुत है कि भाग्यशाली भाग्य होता है या नहीं, लेकिन इसको कई लोग कहते हैं लकी होना। तो कई सेंस में आप लकी हो चुके हैं, आप उसका फायदा उठाइए, उस अवसर का उपयोग करिए। ठीक है, अब देखिए, जो आप लोग बौद्धिज्म में सुने ही होंगे, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, सुने होंगे इसको। यस सर। सुने हैं सभी लोग। तो आप लोग से मेरा प्रश्न है कि आपको क्या लगता है, ज्यादा सहज क्या है, करुणा है कि मुदिता है? सर क्या पूछा आपने? मरियम जी, आप नहीं सुनी है लग रहा है इसको, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा को। यस सर सुना है। नहीं सर, सुनाई नहीं दिया था ना, ये पूछ रहे थे हम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप बताएंगी? आप उत्तर देंगी जो प्रश्न मैंने पूछा? मरियम जी आपसे ही कह रहे हैं। सर प्रश्न क्या था, एक बार फिर से दोहरा दिए। प्रश्न यह है कि करुणा ज्यादा सहज है कि मुदिता? जिसको भी आ रहा है कुछ समझ में, हाथ खड़ा करे, हैंड रेस करे, फिर मैं पूछूंगा। वेरी गुड, आशुतोष जी। आशुतोष जी एकदम, मरियम जी नहीं बता पाए। आशुतोष जी आप ही बताइए कुछ, क्या सहज आपको लगता है? अनूप जी भी बताएंगे, अनूप सिंह। सर ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर मेरे ज्ञान की सीमितता के अनुसार मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि जो मुदिता होती है वो दूसरों की खुशी में आनंद होता है, ऐसा अगर हम समझें तो इसमें करुणा और एक तरीके की दूसरों के साथ सहानुभूति जो है वो भी कवर हो जाती है, वो भी इसमें समाहित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक करुणा से हम इसको ऊपर रख सकते हैं। जब हम दूसरों की आनंद में देखते हैं, जैसे जैसे हमने बोला करुणा है, तो करुणा का मतलब ये हो गया कि हम दूसरों के प्रति एक सहानुभूति रख रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरों की खुशी देख रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली हम उसके सुखी होने की कामना कर रहे हैं और उसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उसको भी हम अंगीकार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्लैपिंग करें आशुतोष जी के लिए, सभी लोग क्लैपिंग करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अनूप सिंह जी से भी हम पूछते हैं, आपका क्या विचार है? सर आशुतोष जी पहले ही बता दिए। बहुत बढ़िया, आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, मतलब आप सहमत हैं? जी जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या, लेकिन कभी आप इस पे विचार किए थे?
आप लोगों ने कभी विचार किया था इस पे? नो सर। अच्छा सर, हाँ बताइए, बोलिए। वैसे जो ये सर जो करुणा है और जो मुदिता है वो तो बिल्कुल सेम सेम लग रहा है सर, है ना आप सर? जो अंतर है वो आशुतोष जी ने बताया है, बहुत खूब बताया है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये इतने ऐसे अनेक पक्ष पड़े हुए हैं फिलॉसफी में कि अगर इस पे आप बैठ के विचार चिंतन करेंगे ना तो आपका व्यक्तित्व खुद ब खुद निखर जाएगा। ठीक है, आशुतोष जी ने और अनूप सिंह जी ने समर्थन किया, वो बिल्कुल ठीक कहा है आशुतोष जी ने कि जो ज्यादा सहज है दोनों में से, वैसे मेरा प्रश्न कुछ और था लेकिन उन्होंने दूसरी तरीके से उत्तर दिया है। जैसे आशुतोष जी ने कहा कि जो करुणा सहानुभूति से और इससे मिलकर बनी है, और जब मुदिता यानी दूसरों की खुशी में खुशी देखना, उसमें करुणा भी आ जाती है। ठीक है, तो अब आशुतोष जी आप बताइए कि मेरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपकी समझ तो बिल्कुल ठीक है। मेरा प्रश्न हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि दोनों में से क्या ज्यादा सहज है? सहज मतलब समझ रहे हैं? जी सर, सिंपल है एक तरीके से। हाँ, सहज होना मतलब स्वाभाविक होना। आपकी समझ बिल्कुल ठीक है करुणा और मुदिता को लेके, लेकिन क्या ज्यादा सहज हो गया? सर ये सर प्रश्न थोड़ा सा, किसी ने लिखा है करुणा होनी चाहिए, नाम उसका तो हट गया। सर इसमें जो ज्यादातर ऑब्जर्वेशन मैंने किया है अपनी समझ हाँ, हाँ, से, वो बहुत बढ़िया। ज्यादातर लोगों में ये करुणा ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुदिता के तरफ जब हम चलते हैं तो वहां पर ईर्ष्या एक 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 पक्ष आ जाता है जिस पर सभी लोग कंट्रोल करना। क्लैपिंग करें आशुतोष जी के लिए, दिल खुश कर दिया आपने। तो सर उस बहुत पर अच्छा। थोड़ा सा एक बंधन लगाना वो मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सर सहज भाव जो होगा वो करुणा होगी, लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि मुदिता उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए आशुतोष जी ने बिल्कुल पिन पॉइंट पकड़ लिया। इसका मतलब है कि देखिए एक होता है ना कि समझ विकसित करना, जिस तरफ हम ले जाना चाह रहे हैं, जब स्टूडेंट्स उस तरफ जाते हैं ना तो उससे ज्यादा आनंद जो है ना किसी भी गुरु पढ़ाने वाले के लिए, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं होता। जब जिस दिशा में वो ले जाना चाहे और छात्र जाता हुआ दिखाई दे, तो समझ लीजिए जैसे माँ बाप का गर्व सीने से ऊंचा हो जाता है ना एकदम, जो खुशी उनको मिलती है वैसी खुशी आनंदित करती है। तो आशुतोष जी ने जो है आज दिल खुश कर दिया कि बिल्कुल उनका ऑब्जर्वेशन जो है बहुत माइन्यूट है, और वो एक तरीके से हम कहेंगे कि आशुतोष जी इस विषय को डिजर्व करते हैं। कोई विषय तो ऐसे ही पढ़ता है इधर उधर, लेकिन कुछ लोग डिजर्विंग होते हैं, तो वो आशुतोष जी डिजर्विंग है, क्योंकि इनका जो एनालिसिस है आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा सहज, जो हमने प्रश्न पहले किया, पहले तो उन्होंने बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस भी सही पकड़ लिया। फिर प्रश्न मैं ढूंढ रहा था कि उत्तर तो नहीं मिला मुझे, फिर मैंने इनसे प्रश्न दोबारा दोहराया, लेकिन उन्होंने अपनी समझ से उसका सही उत्तर दिया कि दोनों में ज्यादा सहज जो है वह करुणा है, मुदिता उतनी सहज नहीं है। तो अब आपको लगता होगा कि ये सब सर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर शुरुआत ही कहाँ से किए हैं आज के क्लास की? सर शुरुआत वहीं से किए हैं कि ये क्या है, फिलॉसफी क्या है? ह्यूमन बीइंग की एक्सट्रीम क्रिएटिविटी है। जो क्रिएटिविटी होती है जब आप किसी विषय के साथ जुड़े हो, और फिलॉसफी जैसे विषय के साथ आप जुड़ गए जो सभी विषयों की जननी है, तो आपका कैरेक्टर, आपका व्यक्तित्व भी उसी अनुरूप विकसित होना चाहिए। एक सामान्य मनुष्य क्या करेगा? एक सामान्य विषय पढ़ने वाला, आप लोग हमको उत्तर दीजिएगा हाथ उठा के, या आप लोग हाथ रेस करिएगा अगर मेरी बात से सहमत हो, जितने लोग भी सहमत होंगे, कि क्या एक सामान्य विषय पढ़ने वाला इसमें भेद कर पाएगा? हाथ रेस करिए।
अगर भेद नहीं कर पाएगा तो हाथ रेस करिए। एक सामान्य कोई विषय पढ़ने वाला क्या करुणा और मुदिता में भेद कर पाएगा? अगर नहीं कर पाएगा तो सभी लोग हाथ रेस करिए, सभी लोग हाथ रेस करिए। वेरी गुड, सभी लोग लगभग हाथ रेस कर रहे हैं कि नहीं कर पाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि आप लोग को विशिष्ट अवसर मिला है कि नहीं मिला है? जी सर। मिला है, आप लोग को विशिष्ट अवसर मिला है। क्योंकि सामान्य मनुष्यों में हम देखते हैं, जैसे आपका कोई मित्र है, अब उसका जेआरएफ हो गया, आपका केवल नेट ही हुआ। सामान्य कोई विषय का छात्र होगा तो वो क्या हो जाएगा? गमगीन हो जाएगा, वो शामिल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप फिलॉसफी पढ़कर भी गमगीन हो जाते हैं, आपके अंदर उसके प्रति ईर्ष्या आ जाती है या आप उसकी खुशी में शामिल नहीं हो पाते, तो फिर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए डिजर्व नहीं करते। थोड़ा हार्ड है, हार्श है, पर है तो है, ठीक है। इसलिए ये सारी त्रुटियां व्यक्तित्व की जो है, जैसे कल हमने चर्चा किया था ना कि सुकरात के नाम पर जो इस चैनल का नाम रखा गया है कि फिलॉसफी इज वर्च्यू, नॉलेज इज वर्च्यू पे, तो नॉलेज इज वर्च्यू का मतलब ही क्या हुआ कि ज्ञान सद्गुण है। जो हमारे व्यवहार में ना आ पाए उसको हम ज्ञान ही क्या कहेंगे? कबीरदासी ने कहा था ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। किसने कहा था इसको? कोई हिंदी का है? कबीरदास ने सर। कबीरदास ने, जुबैर जी कहे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ठीक है, तो फिर तो पोथी हो गई है, बस रटे चले जा रहे हैं, ट्रिक लगाए चले जा रहे हैं, सब ट्रिक बना दिए हैं। एकदम एकदम ऑब्जेक्टिव आएगा तो हमारा तो हाथे साफ है। दिन भर कोशिश करेंगे कोई अच्छी से अच्छी ऑब्जेक्टिव की किताब मिल जाती जिसमें सब लिखा होता उत्तर उत्तर, तो वाह क्या कहना, सब काम ही हो जाता है। हाथ नीचे कर लीजिए, आप लोग का दर्द हो जाएगा। सर इसमें एक चीज, अभी मैं फिलहाल टैगोर को पढ़ रहा हूँ सर, और पता नहीं क्यों जब से ये क्लास शुरू हुई है मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ टैगोर से आपकी बातों को। और टैगोर तो देखिए महान विभूति हैं, और हम तो जो ऐसे रेंडम आ रहा है और हम इतना सब पढ़ चुके हैं ना कि सब आता जाता रहता है, लेकिन आप पढ़ रहे हो, आपका अप्रोच बहुत अच्छा है, तो आप इसको रिलेट कर रहे हो। वो हम क्या कहें इसके बारे में, आप कह रहे हो, अच्छी बात है। चलो अब दूसरी चीज की, अब जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये सारी चीजें होनी चाहिए आपकी चीजों में कि आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हो तो विशिष्टता झलकनी चाहिए, सभी की हेल्प करना, मदद करना, ठीक है। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल कहिए, खुला मंच है। आपको पहले से ही सूचना मिली कि अविनाश सर जो है आज क्लास नहीं लेंगे, इसलिए हम थोड़ा रिलैक्स हैं, बताइए। सर आज के इस जालिम समाज में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा करुणावान है। कौन बोल रहा है ये, नाम बताए। सर आदित्य सर। आदित्य जी कहाँ से हैं आप? सर छतरपुर से। छतरपुर, बहुत बढ़िया, बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आज के इस जालिम समाज में जो व्यक्ति अत्यधिक करुणावान या मुद्दितावान है, जिसके अंदर गूढ़ प्रेम भरा हुआ है और वो प्रकट कर रहा है, तो उसी को लोग जो है पागल या समाज से बहिष्कृत या उसकी बातों को हल्का लेते हैं। और जो व्यक्ति बहुत चालबाज है, खुरापाती है, दूसरों का अहित करके अपना हित साध लेता है, उसको बड़ा ज्ञानवान विद्वान कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं। तो सर इस जी मैं कह रहा हूँ सर, जैसे क्या विकल्प अपना लेना चाहिए? नहीं, विकल्प तो सर है कि जैसे हम लोग उस चीज को लेके जब समाज में कुछ कहते या बोलते हैं
तो हमारी बातों की या जो फिलॉसफी पढ़ने वाले लोगों की उस लेवल पे वैल्यू क्यों नहीं की जाती या वैल्यू होती क्यों नहीं? अच्छा ये बताइए कि जब देखिए पहले तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा है कि मंच का चुनाव जो है सोच समझ के होना चाहिए। हम आप लोग जब चीजों को समझ रहे हो तो हम ये विचार रख रहे हैं। हम अगर यही चौराहे या चाय की दुकान पे रखेंगे तो शायद हमको चाय मिलना बंद हो जाएगी। पक्का है ना, बंद हो जाएगी चाय मिलना। बिल्कुल तो सर। झगड़ा होगा वहां। तो मेरा कहना है कि मंच का सही चुनाव करिए, हर जगह हर चीज नहीं कहनी है, ठीक है। और विश्वास रखिए, अपने कर्म पे विश्वास रखिए, अपने अल्टीमेट रियलिटी पर विश्वास रखिए, आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और रही बात की जो आप लोग फिलॉसफी पढ़ रहे हो, तो आप लोग इस बात से तो भीगी हो गए कि इतना तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि जो भी सांसारिक जो भौतिक चीजें हैं जो जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, उससे आपको ना तो सेटिस्फेक्शन मिलना है, ना तो संतुष्टि मिलनी है, और ना तो जिस चीज को आप सोच रहे हो वो उससे मिलना है, ठीक है। इतनी समझ तो आपको फिलॉसफी ने दे ही दी है। तो जो चीज की समझ आपको मिल गई है उसके पीछे भागना ही क्यों? आप भागोगे किस पे? अपनी योग्यता पर। और दूसरी चीज एक और बात है कि आप देखे होंगे जिसके 3-4 बच्चे होते हैं और 3-4 बच्चों में जो सबसे जिम्मेदार होता है उसको जिम्मेदारी भी बड़ी मिलती है। बोलिए सही है कि गलत है? जो लोग सही मानते हैं वो हाथ खड़ा करें। देखिए सब लोग सही मान रहे हैं कि जो लोग जिम्मेदार ज्यादा होते हैं उनको जिम्मेदारी भी बड़ी मिलती है। जो गैर जिम्मेदार लोग होते हैं उनको खास जिम्मेदारी कोई नहीं देता, ये रूल है। तो आपको जब ये जिम्मेदारी मिली है, आपको ये विषय दिया है, और 90-95% तो मानते ही है कि अल्टीमेट रियलिटी है, तो अल्टीमेट रियलिटी ने जो ये परिस्थितियां पैदा की या आपके कर्म ने जो परिस्थितियां पैदा की और आपको ये विषय मिला, तो आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। जिम्मेदारी बड़ी होगी तो आपके चैलेंजेस भी बड़े होंगे, ठीक है। तो जो अभी चर्चा कर रहा था, कोई छतरपुर से थे, वो कह रहे थे कि समाज में ऐसे किया जाता है वैसे, तो चैलेंज तो रहेगा, ये चैलेंज रहता है, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है, लेकिन आप मंच का सही चुनाव करिए, जहां आप ऐसे जगहों पे बैठे हो जहां आप महसूस कर रहे हो कि हाँ लोग आपकी बातों को सोच समझ सकते हैं, ऐसी जगहों पे जो है आप चर्चा करो। एक आपको इंसिडेंट से मैं चर्चा करता हूँ, इसके बाद मैं कुछ अपने विषय पे आता हूँ, और दो चीजें मैं आप लोग से डिस्कस भी करूंगा। पहली चीज तो ये कि आप लोग के लिए ना सर्वशुद्ध हल उपलब्ध नहीं है दर्शन शास्त्र का। जो भी उत्तर आपको मिलते हैं उसमें से अधिकांश गलत होते हैं, और खासकर जो प्रश्न जटिल होते हैं उनके उत्तर वैसे भी गलत होते हैं। और जब कभी आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर पढ़ लीजिए तो आपको आश्चर्य होता है कि जो उत्तर दे रहा है वो अपने आप में कोई बहुत बड़ा दार्शनिक है, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता है कि वो क्यों ऐसा लिख रहा है। समझ रहे हैं? तो आप लोग सभी लोग ये महसूस करते होंगे कि सर्वशुद्ध हल, यानी जो नीट एंड क्लीन जो आंसर्स हैं, अलग अलग जो आपके नेट जेआरएफ के या फिर दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के, राजस्थान के और यूपी के, वो आप लोग को उपलब्ध नहीं है। अभी तक जो भी मिला है हमें सब में त्रुटियां भरी पड़ी हैं। तो मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं सीरीज वाइज उसको निकालूंगा। 1.5-2 साल लगेगा, सारी सीरीज धीरे धीरे करके आ जाएगी, ठीक है। पहले भारतीय दर्शन और समकालीन भारतीय दर्शन की सीरीज आएगी, और फिर ऐसे फॉलो अप होता रहेगा, पाश्चात्य दर्शन, समकालीन पाश्चात्य दर्शन, इनकी आपको सीरीज आएगी। बाद में जब सभी सीरीज आएगी तो कंपाइल करके एक में कर देंगे, तो आप लोग को लगभग 99% सर्वशुद्ध हल मिल जाएगा। तो आप लोग की एक समस्या ये दूर हो जाएगी। दूसरी कि
भारतीय दर्शन की ज्ञान मीमांसी समस्याएं एक पुस्तक में लिख रहा हूं जो 5-6 महीने में मेरे समझ से प्रकाशित हो जाएगी। तो उसमें आपको जितनी भी ज्ञान मीमांसा से, भारतीय दर्शन की ज्ञान मीमांसा से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं वो बड़े आसान लफ्जों में और शब्दों में लिखा गया किताब होगा और उसमें सारी डिटेलिंग होगी और मूल ग्रंथों से सारी चीजें उसमें संदर्भ दिया रहेगा और आप लोग को वो उपलब्ध हो जाएगी और लगभग सभी प्रश्न जो पूछे जाते हैं इधर उधर वो सारे प्रश्न उसमें कवर हो जाएंगे। उसको ध्यान रख के ही हम उसको लिख रहे हैं, तो वो भी आप लोग को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इतनी खुशी दे, ऐसा ना हो कि बर्दाश्त ना कर पाए आप लोग कि क्षमता है आप लोग में। ठीक है, और तीसरी एक ये है कि मेरी योजना है कि मैं एक ऑफलाइन क्लासेस चलाऊं पूरे दर्शन शास्त्र के लिए। इसकी लोकेशन दिल्ली होगी। ठीक है, जो लोग दिल्ली के आसपास होंगे, दिल्ली एनसीआर के आसपास, वो नेक्स्ट ईयर लगभग मार्च के करीब वो हमसे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं फेस टू फेस। वो बहुत डिटेल्ड क्लासेस होंगी, उसमें समझ लीजिए कि आप अगर उसमें आते हो तो आप पूरे विषय के निचोड़ को लेके, चाहे वह नेट, जेआरएफ, आईएएस, पीसीएस के ऑप्शनल जो सब्जेक्ट लोग लेते हैं या फिर इंटरव्यू, हर तरीके से एज एक पूरा जो जिसको कहते हैं ना एक व्यक्तित्व निर्माण, ये पूरा आपको अप्रोच मिलेगा। तो वो नेक्स्ट ईयर मार्च के करीब हमने प्लान किया है और डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास ही होगा। तो जो लोग भी हमारे संपर्क में रहेंगे वो धीरे धीरे हमारे संपर्क में बने रहें। वो ऑफलाइन क्लासेस जो है मार्च से नेक्स्ट ईयर, और बाकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो तो आपकी इस पे और बाकी अलग से हम चलाते रहेंगे ऑनलाइन, क्योंकि जो लोग दूर से हैं, कोई छतरपुर से है, कोई जैसे आपके ये बैठे हुए हैं इंदौर में आशुतोष जी, तो उन लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। ये सारी चीजें आप लोग के लिए रहेंगी। और अभी हम जो आप लोग से डिस्कस करना चाह रहे थे, अभी जो एक पॉइंट पे हम आ रहे थे और बात विषयांतर हो गई, वो कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा हम लोग उस पॉइंट पे आए। आप लोग तो इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे कि फिलॉसफी और ये सब जो आप लोग की लाइफ में आया है, तो आप लोग कोशिश करिए कि धीरे धीरे इसको अपने एटीट्यूड में भी ले आए। हाँ, वैसे व्यवहार में बहुत टफ होता है, फ्रिक्वेंटली लोग झूठ बोलते हैं। इसमें कितने लोग हैं जो फ्रिक्वेंटली झूठ बोलते हैं, बिना बात के झूठ बोलते हैं? अनूप सिंह हंस रहे हैं। तो ये सब चीजों से आप लोग बचिए। ठीक है, मेरा ये कहना है इन सब चीजों से आप... कि कोई बताएगा थोड़ी कि हम झूठ बोलते हैं। हाँ अनूप सिंह जी बोलिए क्या बोल रहे हैं? तो कोई बताएगा थोड़ी कि हम झूठ बोलते हैं। भाई हम तो बोलते हैं सर, बहुत ज्यादा बोलते हैं। कौन? अभिराज सर। अभिराज सर बहुत झूठ बोलते हैं? क्यों अभिराज सर काम के दौरान बोलना पड़ता है सर, बहुत चीजें झूठ बोलनी पड़ती है, नहीं तो वो एक काम के चक्कर में दूसरा काम भी नहीं हो पाता है। अच्छा चलिए, ये वर्किंग है भाई, इनको प्योर दार्शनिक मत समझिए आप लोग। वर्किंग आदमी है तो व्यवहार के झंझावातों में रहेंगे। ठीक है, फिर भी कोशिश तो आप लोग कर ही सकते हो, आप लोग कोशिश करो। और ये सब नेट जेआरएफ बहुत छोटी चीजें होती हैं। व्यक्तित्व बनना और ये सारी चीजें बहुत बड़ी चीजें होती हैं। उससे आप क्या पालोगे आपको भी अंदाज नहीं है, आप भी नहीं सोच पाओगे कि ये कभी हम सोचे ही नहीं थे। वो मिल जाएगा आपको, और ये अवसर आपको फिलॉसफी ही देगी। इतनी डीप थिंकिंग, अवधारणाओं पे जाना, ये सब मौका आपको फिलॉसफी देगी। इसलिए आप लोग इस मौके का, जो अधिसंख्य लोग हों, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो मेरी कोशिश है कि जो इसमें अधिसंख्य लोग हैं वो प्रयास करें। इसके लिए कोशिश आप कर सकते हैं और प्रयास ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी देखिए कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और कल हम लोग ने डिस्कस किया था विज्ञानवाद पे हम लोग थे और बौद्धिज्म की अवधारणाओं को समझ रहे थे।
थोड़ा सा आज हमें लग रहा है कि समय मिलेगा, अगर आप लोग के पास समय होगा, वैसे मेरे पास भी कम समय है, लेकिन 10-15 मिनट एक्स्ट्रा होगा तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हम जाके थोड़ा सा वेस्टर्न फिलॉसफी के भी कुछ अप्रोचेस आपको बताएंगे, और आप लोग को थोड़ा कंटेम्प्रेरी अस्तित्ववादी दार्शनिकों इन सब की चर्चा करेंगे ना, तो आप लोग को और इसको रिलेट कर पाएंगे आप व्यवहार से कि कैसे इसमें फिलॉसफी छुपी हुई है। तो थोड़ा सा हम अभी विज्ञानवाद की चर्चा करते हैं और उसकी अवधारणा जो कल छोड़े थे उसकी चर्चा करते हैं, फिर हम तुरंत अस्तित्ववाद कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी पे आते हैं और थोड़ा सा वहां आप लोग को बताते हैं कि कैसे देखिए अवधारणाएं छिपी हुई हैं और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, हम लोग केवल फैक्ट्स और इन सारी चीजों को देख रहे हो। तो कल जो हम लोग की बात रुकी हुई थी वो बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा चल रही थी, और कल इसको हम लोग ने डिटेल में डिस्कस भी किया था कि किस प्रकार से बौद्धिज्म में डिवीजन हुआ, यानी महात्मा बुद्ध जो अपने विचारों को रख रहे थे, उन विचारों को हीनयानियों ने कैसे बहुतत्ववादी वस्तुवाद में परिणत कर दिया, और एक तरफ विज्ञानवादी और जो शून्यवादी जो महायान को मान रहे थे, यानी महायानी दार्शनिक थे, वो किस प्रकार से भगवान बुद्ध के जो थॉट्स थे, उनके विचार थे, उनको निरपेक्ष विज्ञानवाद या निरपेक्ष शून्यवाद में पंडित कर दिया। और इसके बाद एक डिस्कशन हम लोग की चल रही थी जिसपे लास्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, जहां तक मेरा स्मरण है, कि हमने यही पूछा था कि हीनयान के जो संप्रदाय हैं, जो वैभाषिक है और स्वतांत्रिक है, इनमें से किस विचारधारा से प्रभावित होकर विज्ञानवादियों ने अपने विचारों को रखा। जहां तक मेरा स्मरण है यही मेरा प्रश्न था, लास्ट अवधारणा मेरी यही थी जिसपे हम डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, तो यही डिस्कशन कर रहे थे और उसमें एक उत्तर हमें मिला था, नाम तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया था कि स्वतांत्रिकों से ये विज्ञानवादियों ने अपने विचारों को प्रभावित होकर रखा और बाह्य अन्वयवाद से। फिर इसमें शायद आशुतोष जी भी जुड़े हुए थे, तो आशुतोष जी ने एक पॉइंट रखा कि शायद सर स्वलक्षण छूट रहा है। तो हमने उनको कहा कि जब आप मेरे साथ हो तो कुछ नहीं छूटेगा, आप परेशान मत हो। तो ये सारी बातें लास्ट में चल रही थी, जहां तक मेरा स्मरण कहता है। वैसे मेरा स्मरण बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यही सारी बातें चल रही थी। तो अब यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करते हैं कि कैसे विज्ञानवादी अपनी अप्रोचेस को रखते हैं। जो ये उत्तर दोनों मिला कि वो स्वतांत्रिक के बाह्य अन्वयवाद से प्रभावित थे, और दूसरा कि स्वलक्षण की चर्चा नहीं हुई, वह दोनों संदर्भों को मिलाकर अब हम मूल अवधारणा बताने का प्रयास करेंगे कि जहां पर विज्ञानवादियों ने अपने विचारों को विकसित किया। ये ठीक है कि जो कहा गया कि स्वतांत्रिक जो है वह बाह्य अनुमेयवाद की स्थापना करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि बाह्य अनुमेयवाद है क्या। देखिए, जो स्वतांत्रिक थे, जैसा हमने कल चर्चा में कहा कि महात्मा बुद्ध के अनित्यवाद को इन्होंने क्षणिकवाद में परिणित कर दिया हीनयानियों ने, और क्षणिक धर्मों को ही सत्य मान लिया। सत्य के जो लक्षण को इन्होंने डिसाइड किया वह अर्थ क्रियाकारित्व माना, और जिसमें भी अर्थ क्रियाकारित्व होगा वह क्षणिक होगा, इसलिए जो क्षणिक होगा वह सत्य होगा। इस तरह के निष्कर्ष को निकाल के उन्होंने क्षणिक धर्मों को ही सत्य माना। तो क्षणिकवाद के ऊपर जो स्वतांत्रिक मत था उसका अवलंबन अधिक था। अवलंबन मतलब झुकाव होता है, ज्यादा टिल्ट था। इसी अवलंबन की वजह से स्वतांत्रिक यह अवधारणा रखता है कि यदि सभी चीजें क्षणिक हैं और क्षणिक धर्मों का ही प्रवाह हो रहा है, तो हम किसी का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम प्रत्यक्ष करेंगे कम से कम 3 क्षणों की आवश्यकता होगी, और अगर कोई चीज क्षणिक है तो जब तक वो प्रत्यक्ष हम करने जाएंगे वो बदल जाएगी। तो यहां ही उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया। वह कॉन्सेप्ट क्या था? स्वलक्षण और सामान्य का था। जो आशुतोष जी कल कह रहे थे कि शायद छूट रहा है, तो वो अब देखिए आ गया। जब फाइनल अवधारणा आएगी तो वो आएगा, कुछ नहीं छूटेगा। तो जो स्वतांत्रिक थे उन्होंने 2 अवधारणाएं रखी, एक तो कहा स्वलक्षण और दूसरा कहा सामान्य। उन्होंने कहा जो स्वलक्षण होता है उसका प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जो सामान्य होता है उसका हमें अनुमान होता है। ये अवधारणा रखी। अच्छा, इनमें से कितने लोगों ने कांट को पढ़ा है?
बहुत सारे लोगों ने कांट को पढ़ा है, लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोग दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, कोई नेट कर चुका है, कोई एमए कर रहा है, तो आप में से सभी लोग पढ़े होंगे। चलिए, अब हमारे तो प्रिय छात्र होते जा रहे हैं आशुतोष जी, तो उन्हीं से हम पूछते हैं कि आशुतोष जी आप बताइए कि जो ये स्वलक्षण की बात स्वतांत्रिक कर रहे हैं, कांट के संदर्भ में वह क्या है? सर थिंग्स इन इटसेल्फ है। बिल्कुल, तालियां, क्लैपिंग करिए। स्वयं में वस्तु, थिंग इन इटसेल्फ। अब देखिए, जब आप विषयों को पढ़ेंगे ना इस तरह से, तो आपके मन में चीजें कंपैरेटिव डेवलप होंगी, चीजों को आप कंपेयर, हर तरह के विचार आपके दिमाग में आने लगेंगे। अच्छा आशुतोष जी, क्या आप बताना चाहोगे कि उनकी क्या अवधारणा थी इस संदर्भ में? सर बिल्कुल उल्टी। जैसे जो स्वतांत्रिक थे वो तो कह रहे हैं कि इसका प्रत्यक्ष है, इसका प्रत्यक्ष होगा स्वलक्षण का, और जो सामान्य होगा वह उसका अनुमान होगा, सामान्य लक्षण का अनुमान होगा। लेकिन स्वलक्षण के संदर्भ में कांट क्या कह रहे होते? सर वो यही तो बोल रहे हैं, जैसे इंडियन फिलोसफी में ये चीज कही जा रही है कि ये थिंग्स इन्होंने स्वलक्षण, जो एक राममूर्ति पाठक में एक वर्ड मैंने पढ़ा है और यूज किया गया है, थिंग्स इन देमसेल्व्स, ये बिल्कुल वही है जैसे थिंग्स इन इटसेल्फ है। लेकिन इनमें ये फर्क है कि ये बोल रहे हैं कि अपने को बता देती है वस्तु की वो क्या है, लेकिन कांट कहते हैं कि नहीं, आप नहीं जान सकते हो कि चीज क्या है। एक उनका बहुत ही बेस्ट कोट है, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ ये जान रहा हूं कि ये वस्तु है, लेकिन मैं ये नहीं जान रहा हूं कि वस्तु असल में है क्या। अच्छा चलिए, आशुतोष जी ने जो भी बताया, अब देखिए थोड़ा सा हम इस पे प्रकाश डालते हैं और सारी चीजों को भी बताते हैं आपको। जैसे आशुतोष जी ने कहा, हाँ ये ठीक है, थिंग इन इटसेल्फ, स्वलक्षण जिसकी बात की जा रही है, तो जो थिंग इन इटसेल्फ है, कांट कहते हैं, कांट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा होता है। आप लोग इससे भीगे होंगे, नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा अगर मैं पढ़ाने का मौका मिला, नहीं तो यहाँ चर्चा कर दे रहा हूँ। वह है नॉमिना और फिनोमिना का, ठीक है? नॉमिना और फिनोमिना का भेद कर देते हैं, और एक तरह से उनके दर्शन में अज्ञेयवाद का उदय हो जाता है। वह ज्ञान की सीमा का निर्धारण करने लगते हैं। वो कहते हैं जो नॉमिना है उसको हम नहीं जान सकते, जो भी जानते हैं वो फिनोमिना ही। यानी एक तरफ तो वो अपना समीक्षावाद प्रस्तुत करते हैं, और उसमें किस प्रकार बुद्धि कोटियों और संवेदनाओं से मिलकर हमारा ज्ञान रचित होता है, यह सारी चीजें व्याख्या दे रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो जब यहाँ नॉमिना और फिनोमिना पे आ जाते हैं, कहते हैं कि जो कुछ भी हम जान रहे हैं, यानी बुद्धि विकल्प और संवेदनाओं दोनों के मिल जाने से जो कुछ भी हम जान रहे हैं वो हम फिनोमिना को ही जान रहे हैं। स्वयं में वस्तु क्या है यह हम नहीं जान सकते, ठीक है? यह कांट का विचार था। अब यहां पर क्या हो रहा है, बौद्धिज्म में क्या हो रहा है? बौद्धिज्म में ये नहीं कहा जा रहा है, बौद्धिज्म में नॉमिना फिनोमिना का भेद नहीं है। बौद्धिज्म में ये क्या कह रहे हैं कि हम इसको प्रत्यक्ष से जान सकते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कोई बताएगा कि बौद्धिज्म में प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? न्याय वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में अगर थोड़ा सा पृष्ठभूमि रख के कोई प्रकाश डालना चाहे कि बौद्धिज्म में प्रत्यक्ष क्या है, कोई भी हाथ उठाए। नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम तो है ही। हाँ, राम बाबू, वेरी गुड, बताइए राम बाबू। सर उसे निर्विकल्प कहा जाता है, मतलब कि वस्तुओं का हमें साक्षात प्रत्यय नहीं होता। फिर से थोड़ा तेज बोलिए। कल्प कहते हैं बौद्ध की प्रत्यक्ष जो होता है निर्विकल्प होता है, हमें वस्तुओं का साक्षात ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल सही, क्लैपिंग करिए राम बाबू के लिए। देखिए, आप जब न्याय वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो न्याय वैशेषिक दर्शन में आपको प्रत्यक्ष की 2 स्टेजेस दिखाई देंगी, ठीक है? कई लोग इसको भेद कह देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यक्ष की 2 स्टेजेस की चर्चा की गई है, एक निर्विकल्पक और सविकल्पक, ठीक है? ये 2 स्टेजेस हैं, स्तर हैं। पहली जो स्टेज होती है वह निर्विकल्पक होती है, जिसको कहा जाता है, हम पढ़ाएंगे न्याय वैशेषिक आप लोग को, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम।
यानी यह निष्प्रकारक ज्ञान होता है। जो निर्विकल्पक ज्ञान होता है वह निष्प्रकारक ज्ञान होता है। निष्प्रकारक ज्ञान मतलब क्या? पूर्वी जी थोड़ा आवाज आ रहा है, म्यूट कर लीजिएगा। निष्प्रकारक क्या होता है? निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। निष्प्रकार मतलब क्या है कि किसी ज्ञान में जब हमें कोई बोध हो रहा होता है तो हम यह निर्णय नहीं कर पाते कि उस बोध में क्या विशेषण है और क्या विशेष है, इसका बोध नहीं हो पाता हम, तो उसको हम कहते हैं निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। ये पहली स्टेज है। दूसरा स्टेज क्या आता है? सत्प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम। यानी वह ज्ञान जहां हम यह निश्चय कर पाते हैं कि यह विशेषण है और यह विशेष है। नाम जाति आदि से युक्त जो ज्ञान होता है उसको सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। अब देखिए, बौद्धिज्म में अपनी विशिष्टता है, वह निर्विकल्पक ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मान रहा है, और जितना भी सविकल्पक ज्ञान है वह सबको किधर लेते आ रहा है? अनुमान में। ये डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा डेप्थ में है, समझिए इसको कि जो भी प्रत्यक्ष है उसको वह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में ले आ रहा है, और बाकी जो भी सविकल्पक है वो सब किस में चला जा रहा है? अनुमान में चला आ रहा है। ठीक है? ठीक है आशुतोष जी? जी सर। हाँ, तो वो सारी चीजें जो है, अगर कोई भी सविकल्पक ज्ञान है तो बौद्धिज्म के अनुसार वो क्या है? अनुमान की श्रेणी में, क्योंकि प्रत्यक्ष केवल स्वलक्षण का होता है, और वह प्रत्यक्ष क्या होता है? निर्विकल्पक, यानी निर्विकल्पक होता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ही, वहां प्रत्यक्ष का मतलब ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है, जो राम बाबू जी ने बताया। सर तो क्या ये कह सकते हैं कि कांट जिस नॉमिना की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जिसको हम नहीं जान सकते, हाँ, वही बौद्ध कह रहा है उसी को हम जान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यही कहना चाह रहे थे हम। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं आशुतोष जी, यही डिफरेंस है। और जब आप जैसे कल आईआईटी की बात किए थे ना, आईआईटी वगैरह में जब आप जाएंगे तो आपके सामने जब प्रबुद्ध लोग बैठे रहेंगे तो आपको ऐसी ही डिटेल डिस्कशन होगा। आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, कलम पेंसिल, आगे कोई बोर्ड नहीं होगी, कुछ नहीं चल रहा होगा। आपसे इसी तरह गूढ़ता में जा जाके चीजों को कुरेदा जाएगा और धारणाओं को निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो मेरा यही प्रयास है आपसे, जैसा हमने आपको बताया कि जब डिटेल्ड हम चीजों को बताएंगे तो आपको इस तरह से तैयार करना है हमको कि आप न सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए आप बनो, कि आपका व्यक्तित्व ऐसा बन जाए कि किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम फिलॉसफी से संबंधित हो, कोई भी इंटरव्यू हो, उसको पास करने के आप योग्य बन जाए। तो ये मेरा प्रयास ठीक है? जी सर। चाहिए हमको प्रयास। जी सर। देखिए, सभी लोग कह रहे हैं कि ये प्रयास ठीक है, करना चाहिए प्रयास। तो यही स्टार्टिंग से, नहीं तो 4-5 दिन केवल इंट्रोडक्शन में, अप्रोच में आज तक किसी ने लिया है? नहीं लेगा कोई इतना class। नहीं सर, नहीं सर। इसमें इतनी एनर्जी लग रही है ना, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ईश्वर ने जो हमें मौका दिया है, जो परम सत्य ने हमको मौका दिया है, उसको हम इस तरह से आप लोग तक प्रेषित करना चाह रहे हैं। ठीक है? कि आपकी अवधारणाएं विकसित हो। जैसे आशुतोष जी ने वो चिंतन कर रहे हैं तो वो उस चीज को पकड़ रहे हैं, और उनको हमने कहा तो तुरंत उन्होंने बताया कि अच्छा, कि सर जो कांट कह रहा है कि हम नहीं जान सकते जिसको, उसी को ये कह रहे हैं हम जान सकते हैं, लेकिन निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से जान सकते हैं, वह स्वलक्षण का जो ज्ञान है। ठीक है? तो यही कह रहा है बौद्धिज्म, यही दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि जो स्वतांत्रिक हैं यह भी ज्ञान को दो चीजों से निर्मित मानते हैं, जैसा कि आप कांट में भी पढ़ेंगे। एक तो संवेदनाएं, सेंसेशंस, और दूसरा बुद्धि विकल्प। ठीक है? और स्वतांत्रिक बुद्धि विकल्पों पर बड़ा महत्व देते हैं। आप किताबों में पढ़ेंगे ना, तो जो बुद्धि की कल्पना शक्ति है, बुद्धि के जो विकल्प हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो कहते हैं कि ये अनुभव निरपेक्ष होते हैं, ये बुद्धि विकल्प अनुभव से परे होते हैं। इसलिए
आप साफ देख रहे होंगे कि कांट ने भी बाद में, कांट तो बहुत बाद आया, बौद्धिज्म कब आया आप सोचो। तो कांट बाद में यही बातें कह रहे हैं वो, कि जब अनुभव और बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच एक प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन, झगड़ा होने लगा, तब इन्होंने अपने समीक्षावाद को पैदा किया और कहा कि संवेदनाएं और बुद्धि विकल्प दोनों चाहिए, दोनों से हमारा निर्णयात्मक ज्ञान जो है निर्मित होगा। यह बात कांट बाद में कह रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इंडियन फिलॉसफी अपने आप में बहुत बृहद है और बहुत डिटेल्ड में उसने सारी चीजों को कहा हुआ है। 1 मिनट का आप लोग ब्रेक दीजिएगा कि डिस्चार्ज हो रहा है हमारा, हम थोड़ा इसको चार्जिंग में लगा रहे हैं। हाँ, 1 मिनट का ब्रेक दीजिएगा। चलिए, हाँ, तो ये सारी डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो देखिए, ये जो स्वलक्षण की बात आई, तो जब ये बुद्धि विकल्प, स्वलक्षण, बाह्य अनुमेयवाद, इन सारे विचारों को विज्ञानवादियों ने जब समझा, तो इसकी व्याख्या अपने आप करनी शुरू की। क्योंकि आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी संक्षेप में बता के आगे बढ़ रहे हैं कि जो वैभाषिक थे वह 75 धर्मों को स्वीकार करते थे। आप लोगों में से कईयों को पता होगा, ये फैक्ट है। तो ये जो 75 धर्मों को स्वीकार करते थे, इसमें भूत भौतिक धर्म भी है और चित्त चैत्य धर्म भी है, मानसिक धर्म भी है और भूत भौतिक धर्म भी है। और ये जो 75 धर्मों को स्वीकार करते थे, इसमें से इन्होंने लगभग 32 धर्मों को हटा दिया और 43 धर्मों को ही स्वीकार किया। और जो 32 धर्मों को उन्होंने हटाया, वो कहा कि ये बुद्धि कल्पित है, यानी बुद्धि की अपनी रचनाएं हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि बुद्धि की कल्पना शक्ति पे वो बहुत ज्यादा इंफेसिस देते थे, इसलिए इनका एनालिसिस बड़ा डीप था। तो जब इन्होंने इतने धर्मों को हटाया, तो विज्ञानवादी जब स्वतांत्रिक के विचारों को विश्लेषण कर रहे थे, उनके ग्रंथों पे भाष्य कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम बुद्धि कल्पित होने के कारण 75 धर्मों में से 32 धर्मों को हटा के 43 धर्म केवल मान रहे हैं, तो इसी बेसिस पे हम सभी भूत भौतिक धर्मों को भी अस्वीकार कर दें। क्योंकि हमें जो प्राप्त हो रहा है वह केवल संवेदनाएं, सेंसेशंस ही प्राप्त हो रही हैं। अगर बाह्य वस्तुओं का हमें प्रत्यक्ष संभव नहीं है, तो हम इनका अनुमान भी क्यों माने। वो अपने एक्सट्रीम निष्कर्ष को निकालना आरंभ करते हैं विज्ञानवादी, कि हमें तो केवल संवेदनाएं, सेंसेशंस ही प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ ह्यूम झलकने लगा होगा। तो आप अगर बड़ी ईमानदारी से बौद्धिज्म पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ झलक जाएगा। और ये बात जान लीजिएगा, ये कहना बहुत, हम ये नहीं कह रहे कि, एक तो बौद्धिज्म को समझना बहुत टफ है, बहुत जटिलता है, क्योंकि जिस तरह से हम अप्रोच दे रहे हैं, पहले आप लोग अप्रोच ही नहीं रखते हो। आप लोग सब कुछ खिचड़ी बनाना चाहते हो और सोचते हो कि बस चीजों को रटने से नहीं होगा। और धारणाएं जब जाओगे ना, बहुत डिटेलिंग में जाओगे, तो हर चीज की क्रमिकता मिलेगी आपको। और ये भी जान लो कि पहले बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज जो होती थी, नालंदा वगैरह, वो विश्व ख्याति में आती थी, पूरे विश्व से लोग आते थे। तो आप समझ लीजिए कि जो आपको वेस्टर्न थिंकर में जगह जगह प्रभाव दिखाई देता है ना, वो सब प्रभाव कहाँ से आ रहा है, उसको आप समझने की कोशिश करिए। तो ये जो विज्ञानवादी थे, इन्होंने कहा कि जब सेंसेशंस मिल रही हैं और सेंसेशंस मानसिक होती हैं और हमें भूत भौतिक धर्मों का प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहा होता है, हम किसी बाह्य वस्तु को देखते ही नहीं, उसका प्रत्यक्ष ही संभव नहीं है, तो हम अनुमान ही क्यों करें। और संवेदनाएं तो मानसिक होती हैं, तो अगर भौतिक वस्तुओं में उनके हम सोर्सेस को तलाशेंगे, तो ये विरोधाभासी संकल्पना होगी। तो इस प्रकार उन्होंने इस निष्कर्ष को निकाला कि नहीं, विज्ञान ही एकमात्र सत्य, विज्ञानों की ही धाराएं हैं,
यानी भूत भौतिक धर्मों को उन्होंने अस्वीकार करके केवल चित्त चैत्य धर्मों को ही स्वीकार कर और अपने सिद्धांत को विज्ञानवाद में परिणत कर। लेकिन यह विज्ञानवाद निरपेक्ष विज्ञानवाद की ओर किस प्रकार बढ़ा, ये भी तो प्रश्न आएगा कि चलो अभी तो है कि विज्ञान ही सत्य है, लेकिन एकमात्र विज्ञान ही सत्य है। निरपेक्ष विज्ञानवाद जो मूल विज्ञानवादियों का निष्कर्ष था, वहां पर ये कैसे पहुंचा, उसके लिए कौन कौन से तर्क जो है विज्ञानवादियों ने प्रस्तुत किए और किस प्रकार का विचार विमर्श हुआ, वो बहुत बृहद है और बहुत अवधारणात्मक है। जब हम पढ़ाएंगे बौद्धिज्म तो और डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी जब आपको अप्रोच ले जा रहे हैं तो भी थोड़ा सा बताते हुए चलते हैं ताकि आपको अधूरापन न लगे। जैसे एक बहुत बड़े मूल विज्ञानवादी थे वसुबंधु, आप लोग नाम सुने होंगे उनका। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, जिसपे उन्होंने बड़े विस्तार के साथ बाह्य वस्तुओं का खंडन किया है और अपने विज्ञानवाद की स्थापना की। बहुत डिटेल में वो विचार है। आशुतोष जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, आशुतोष जी बताइए। सर हो सकता है ये मेरे ज्ञान की कमी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने थोड़ा बहुत जो बौद्ध को पढ़ा है, तो जैसे आपने एक हायरार्की बताई कि कहीं ना कहीं वो बाह्य वस्तुओं से फिर बाह्य वस्तुओं का खंडन कर करके विज्ञानवाद की तरफ जाते हैं। यही कनेक्शन अगर मैं शंकर की फिलॉसफी या शंकर से थोड़ा सा पहले मैं बात करूं, गौड़पादाचार्य ने जो मांडुक्य कारिका लिखी थी या अजातिवाद का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि सब कुछ फ्लक्स में है, सब कुछ ब्रह्मांड कभी जन्मा ही नहीं है, सारी चीजें प्रवाह में है, वो चीज कहीं ना कहीं प्रतीत समुत्पाद से मिल जाती है। दूसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं जब हम पूर्ण विज्ञानवादी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आके हम शून्यवादी भी हो जाते हैं, वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि वो शंकर की जो ये माया का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है। हाँ बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। और जो ये सारी बातें आप कह रहे हैं ना कि मांडुक्य कारिका, जातिवाद और बहुत सारी चीजें, वो सब चीजें आपको रिफ्लेक्ट होंगी, आपको सभी कुछ बौद्धिज्म में दिखाई देगा, सभी चीजों के दर्शन होंगे। लेकिन एक अब जब बात उठी गई है, आशुतोष जी ने उठाई दी है, अच्छा लगता है हमको कि इस तरह से देखिए, वन वे ट्रैफिक में मजेदार नहीं होता, जहां पर चर्चा हो तो मजा आता है और चर्चा सार्थक हो। अगर तो जैसे आशुतोष जी ने जब उठाई दिया, तो एक प्रश्न अगर हम रेस करें यहीं पे आप लोग से और आप लोग से पूछने की कोशिश करें कि एक प्रश्न जो बड़ा पॉपुलर है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, आईएएस में भी कई बार टिप्पणी कमेंट लिखने के लिए, कितने लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे, बताइए। किसी ने नहीं रखा है। आईएएस पीसीएस की तैयारी कोई नहीं कर रहा है आप में से। अंजलि कर रही, वेरी गुड। अभी कोई अटेम्प्ट दिया है आपने अंजलि की? बोलिए अंजलि जी, आपने कोई अटेम्प्ट दिया है? अंजलि जी अनम्यूट करें अपने आप को। सर दरअसल वो पहले से ही अंजलि जी को वो समाधिनस्त हो गई लग रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, अब हाथ खड़ा कर दिया या गलती से दब गया होगा, कोई बात नहीं। अब देखिए, आशुतोष जी ने जो प्रश्न उठा दिया है, तो इससे ही रिलेटेड जो है एक प्रश्न मैं आप लोग के ऊपर रखता हूँ और फिर अवधारणाओं को खोलता हूँ। अच्छा, आप लोग के पास, मेरे पास 15-20 मिनट समय आप लोग के पास है, तो मैं कंटिन्यू करूँ, मैं 9 बजे बंद कर दूंगा। नहीं सर, कंटिन्यू करें सर, आप 10 मिनट आगे भी चले तो चलेगा। हम थोड़ा कंटिन्यू कर देंगे, कम से कम इसको सम अप कर दें और इसके बाद वेस्टर्न वाला पार्ट कल हम आप लोग को अवधारणाओं में ले जाएंगे और रेगुलर तरीके से मेरे समझ से फ्राइडे से हम स्टार्ट करेंगे आप लोग की क्लास, ठीक है? ओके सर। हाँ,
अब देखिए, एक प्रश्न जो बार बार उठता है, आप लोग ने, अधिकांश लोगों ने सुना होगा, कहा जाता है कि क्या आदि गुरु शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध थे? ये प्रश्न बार बार आता है। कितने लोगों ने सुना है ये प्रश्न? हाथ खड़ा करें। आशुतोष मिश्रा जी ने सुना है, अनूप सिंह ने सुना है, राम बाबू ने, उपमा ने, शिखा ने, मनीष कुमार ने। चौदह 15 लोगों ने सुना है, बहुत सुना है। चलिए, बाकी लोग भी सुन लीजिए। अभी हमारे मुंह से तो सुन ही लिया, तो कम से कम हाथ खड़ा कर दिए होते कि हाँ सुना है। चलिए, ये एक आक्षेप लगता है कि आदि गुरु शंकराचार्य क्या प्रच्छन्न बौद्ध थे, क्योंकि जैसे अभी आशुतोष जी ने चर्चा किया कि बहुत कुछ सिमिलैरिटीज आपको ये अद्वैत मत से मिलती रहती है। मांडुक्य कारिका और जो है कौड़पाद, अजातिवाद, नागार्जुन का भी अजातिवाद है, बहुत सारी चीजें। तो क्या ये प्रच्छन्न बौद्ध थे? अच्छा, मैं इसको एक ट्विस्ट करके क्वेश्चन रखता हूँ आप लोग से, थोड़ा सा पलट के रखता हूँ। वह कौन सी दार्शनिक अवधारणा है जो आदि गुरु शंकराचार्य को, कई लोग का हाथ उठा हुआ है, हाथ गिरा ले, क्योंकि फिर अब प्रश्न के बाद जो है हाथ उठना है। अंजलि जी और अनूप सिंह जी। अंजलि जी तो हाथ उठा के ही वो ध्यानस्थ हो गई, अनम्यूट भी नहीं हो पा रही हैं। अनूप सिंह जी का भी हाथ उठा हुआ है, उनको पहले से ही पता है कि हम क्या बोलने वाले हैं। चांदनी जी भी हाथ उठा के, नहीं, मिस्टेक से हो गया है। योगज प्रत्यक्ष हो रहा है। कई लोगों को ग्रुप में योगज प्रत्यक्ष की अनुभूति हो रही है। अच्छा चलिए, लाइटर मोड, अब जो है सीरियस नोट पे आते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि वह कौन सी दार्शनिक अवधारणा है जो आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के आक्षेप से परिमुक्त करती है। हम थोड़ा ट्विस्ट करके पूछती है। सामान्य तरीके से तो पूछा जाता है, हर जगह आप देखे होंगे, बहुत बार उठा होगा ये प्रश्न, लेकिन हम ट्विस्ट करके पूछ रहे हैं। जैसे इनको भी सिमिलरिटी दिखाई देती है, आशुतोष जी को, लेकिन हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि वह कौन सी दार्शनिक अवधारणा है जो आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के आक्षेप से परिमुक्त करती है। ये कहीं लिखा उखा नहीं, हम बोल ही रहे हैं बस। समझ पा रहे हैं आप इस प्रश्न को? आशुतोष जी आइए स्क्रीन पे। हाँ, आशुतोष जी हाथ उठाए। आप इस प्रश्न को समझ पा रहे हैं आशुतोष जी? जी सर। आप समझ पा रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? जी 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 सर। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि सिमिलैरिटीज तो मिल रही है बहुत सारी, लेकिन कोई एक ऐसी दार्शनिक अवधारणा बताइए जो सेंटर पॉइंट है आदि गुरु शंकराचार्य का, जो उनको प्रच्छन्न बौद्ध के आक्षेप से परिमुक्त कर देती है। सर जहां तक अभी मेरा विचार जा रहा है, ब्रह्म का कॉन्सेप्ट, और ये ब्रह्म का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से इसको विवेचित नहीं किया है किसी और, शायद। चलिए, आशुतोष जी ने प्रयास किया, प्रयास इनका सराहनीय है। ये कई प्रयास कर रहे हैं और कई अच्छे प्रयास भी कर रहे हैं। और कोई कुछ बोलेगा? चलिए, कोई नहीं बोलेगा, हम बोल रहे हैं। देखिए, अभी तो हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे बौद्धिज्म, तब डिटेल में बहुत सारी बात होगी, लेकिन अब बात चली है तो फिर चली जाए थोड़ी। तो आशुतोष जी ने कहा जो अवधारणा है वह अवधारणा नहीं है, वो सेंटर पॉइंट नहीं है। एक श्लोक है जो बिल्कुल आधार माना जाता है आदि गुरु शंकराचार्य के लिए, उसी श्लोक में छिपा है वह दार्शनिक अवधारणा जो उनको प्रच्छन्न बौद्ध के आक्षेप से परिमुक्त करता है। ये प्रश्न कहीं नहीं है, ये क्रिएट मैं ही किया हूं, बस पूछ रहा हूं आपको। और वह जो सेंटेंस है या जो वह श्लोक है वह है जीवो ब्रह्मेव नापर। ठीक है, आशुतोष जी को पहुंच गया।
उनसे हमारी ट्यूनिंग हो गई है। ये जो दार्शनिक अवधारणा है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप इससे समझिए कि यह विषय कितना अवधारणात्मक है, कैसे चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। आप विज्ञानवाद पढ़ रहे हो, विज्ञानवाद से आप कांट में जा रहे हो, कांट से आप ह्यूम को देख रहे हो, बर्कले को देख रहे हो, इसके बाद आप आदि गुरु शंकराचार्य। तो इस तरह से ही है दर्शन। एकाकी भाव में दर्शन को नहीं पढ़ा जा सकता जब तक आप समग्रता में चीजों को लेके न चलें और तुलनात्मक दार्शनिक अवधारणात्मक विचार संदर्भ न लाएं और न सोचें, न विचार करें, तब तक आप इस विषय के साथ न्याय नहीं कर सकते। तो ये डिटेल में तो मैं समझाऊंगा, इशारा तो कर दिया हूं मैं कि यह जो श्लोक है वह ऐसी दार्शनिक अवधारणा है जो आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के आक्षेप से परिमुक्त करती है। वह जीवो ब्रह्म ना पड़े। कैसे है, जब डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आप लोग को। अभी मैं कंटिन्यू करता हूं जहां पर हम लोग चल रहे थे कि वसुबंधु ने किस प्रकार से बाह्य वस्तुओं का खंडन करके विज्ञानवाद को स्थापित करने का प्रयास किया और बड़े विस्तार से किया है, और उसमें बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी अवधारणाएं हैं। तो थोड़ी बहुत हम चर्चा कर देते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अच्छा, एक चलिए, हमको लग रहा है कि ये सब चर्चा तो जब हम पढ़ाएंगे तभी ज्यादा अच्छी रहेगी कि किस प्रकार वो स्थापित कर रहे हैं। अब इशारा तो हम कर ही दिए, एक और जगह पे हम आपको ले जाना चाहते हैं विज्ञानवाद के ही, और इसके बाद 10-15 मिनट हम लोग और जर्नल चर्चा करके बंद कर देंगे। एक विज्ञान परिणाम की अवधारणा आप सुने होंगे। विज्ञानवाद में विज्ञान परिणाम की अवधारणा सुने होंगे कि 3 विज्ञान परिणामों को विज्ञानवादी स्वीकार कर रहे होते हैं। तो यहाँ मेरा 2 प्रश्न है, इसके बाद मैं इसकी अवधारणा समझाऊंगा कि पहला, विज्ञानवादियों का परिणाम से क्या अभिप्राय है और वह 3 परिणाम क्या है। क्या कोई जानता है इसको? हाथ खड़ा करें। अंजलि जी को छोड़ के, क्योंकि वो हाथ कंटिन्यू उनका खड़ा है और वो लग रहा है कि शरीर से तो है लेकिन वो कहीं और है इस समय। किसी का हाथ नहीं उठा इस बार। आशुतोष जी, आप ही कुछ बताइए। सर इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं सर बहुत कम पढ़ा हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, अब सब चीजें पढ़ेंगे। देखिए, विज्ञान परिणाम इसलिए हमने शब्द प्रयोग किया ना कि भारतीय दर्शन में परिणाम शब्द का एक विशिष्ट अर्थ पढ़ते हैं। यहाँ कोई अवधारणा है, इसलिए मैं ले आ रहा हूँ आप लोग को। मैं जानबूझ के बिखरे बिखरे अवधारणाओं भी ले आ रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग समझे इस विषय में कि परिणाम का जो एक सामान्य समझ है भारतीय दर्शन में, वो क्या है? तात्विक परिवर्तन को लेकर, ठीक है। जो 2 डिवीजन होता है, कार्य कारण से संबंधित जो सिद्धांत है उसको लेके 2 डिवीजन होता है। मेन डिवीजन 2 होते हैं, एक असत कार्यवाद, एक सत कार्यवाद, ठीक है। सत कार्यवाद में 2 डिवीजन होता है, एक परिणामवाद, एक विवर्तवाद होता है ये डिवीजन। तो ये 2 डिवीजन होता है। तो अब इसमें जो ये परिणाम है, इसमें हम इसको कहते हैं तात्विक या वास्तविक परिवर्तन। यानी कारण जो है, कार्य में वास्तविक या इसका तात्विक परिवर्तन होता है। और जो विवर्तवाद है वो कहता है कि नहीं, यह केवल प्रातीतिक परिवर्तन है, आभास है। वास्तविक या तात्विक परिवर्तन का संदर्भ वो नहीं स्वीकार करता। लेकिन यहाँ शब्द क्या यूज किया गया, यह देखिए इंटरव्यू में आप लोग से पूछ सकता है कि विज्ञान परिणाम, तो परिणाम का यहाँ क्या अभिप्राय है? वास्तविक परिवर्तन से, तात्विक परिवर्तन से, या आभासी परिवर्तन से? ठीक है, विवर्त से इसका अभिप्राय है। तो देखिए, इसका प्रत्युत्तर यह होगा कि यहाँ पर जो परिणाम से इनका अभिप्राय है वह विवर्त से ही है। तो परिणाम शब्द से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कभी सुने थे ये सब आप लोग?
नहीं नहीं सर। सर। लिए थे ना, तो इसीलिए आप लोग इसका भी अनुभव करते रहे कि आप लोग किसी विशिष्ट दिशा में बढ़ रहे हो। आप लोग अब इस विषय को दूसरे लहजे से, आप दूसरे दृष्टिकोण से आप देखना शुरू करो। ठीक है, तो यहाँ जो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो परिणाम है वो वास्तविक या तात्विक परिवर्तन को लेकर नहीं है, बल्कि विवर्त को लेकर ही है यहाँ। ठीक है, और 3 तरह के परिणाम यह स्वीकार करते हैं विज्ञानवादी। 3 तरह के परिणाम वह स्वीकार करते हैं, आप लोग सुने होंगे उसका नाम। 3 प्रकार के परिणाम वह स्वीकार करते हैं। एक परिणाम स्वीकार करते हैं जिसको आलय विज्ञान कहते हैं, आलय विज्ञान का नाम आप लोग सुने होंगे। दूसरा जिसको क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं, क्लिष्ट मनोविज्ञान जिसको मनस भी कहा गया है। ठीक है, और तीसरा जो है उसको कहते हैं वो खड्वित विषय विज्ञान, खड्वित विषय विज्ञान, जिसमें 5 इंद्रियां आती है और जो है एक मन आता है। तो यह कुल मिलाकर जो है 8। सर तीसरा एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर? हाँ, फिर से रिपीट करेंगे, अभी तो पढ़ाएंगे भी, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन, आपको अवधारणाओं की ओर आप लोग का दृष्टिपात करा रहे हैं। बात विज्ञान बात की चली थी, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जो विज्ञान परिणाम है वो 3 माने गए। एक तो आलय विज्ञान, और दूसरा क्लिष्ट मनोविज्ञान जिसको मनस भी कहा गया है, और तीसरा जो है खड्वित विषय विज्ञान जिसमें 5 प्रवृत्ति विज्ञान है और 1 मनोविज्ञान है। तो खड्वित विषय विज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान, आलय विज्ञान, कुल जोड़ के क्या हो जाता है 8। ठीक है, तो यह परिणाम है किसके? शुद्ध विज्ञप्ति के परिणाम है। यानी विज्ञान में जो सत्ता है वह तो सिर्फ एक है, वह क्या है? शुद्ध विज्ञप्ति, शुद्ध विज्ञान। लेकिन 3 रूपों में उसका विवर्त होता है, उसका परिणाम होता है। जिस 3 रूपों को कहा गया आलय विज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान और खड्वित विषय विज्ञान। यह आप लोग को समझना होगा, ये सब अवधारणाएं हैं। जब तक ये सब नहीं समझेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव्स को रटते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, तब तक इस विषय की समझ कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक चीज और हम आप लोग को बता के, शुरुआत में हमने ये बताया था कि ये विषय क्या है? अवधारणात्मक है, और इसके साथ साथ क्या है? यह विषय अक्सर लोग कहते हैं ना कि जटिल है, कठिन है, कॉम्प्लेक्स है। उसके कारण आपको कभी इस पे सोचे कि ये विषय क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? कभी आप लोग को इस पे विचार किए आप लोग? ये जगत, ये विषय क्यों कॉम्प्लेक्स कहा जाता है? क्यों इसमें जटिलता होती है? इसलिए जटिलता होती है इस विषय में, इसलिए जटिलता होती है। आप लोग का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो दूसरे विषय हैं उनका इतिहास जो है ना बहुत सीमित है। पहली चीज तो यही है। इसका मतलब है कि जो उनका सीमा क्षेत्र है ना, जिस सीमा क्षेत्र में वो विचार कर रहे होते हैं कालिक दृष्टिकोण से, वही बहुत सीमित है। दोनों कालिक और वैचारिक। जैसे एग्जांपल बताए, मेडिकल साइंस किस पे विचार कर रहा है? मेडिकल साइंस का कालिक इतिहास क्या है? 200-300-400 साल से ज्यादा होगा? नहीं होगा ना। मेडिकल साइंस का जो इतिहास होगा, पाश्चात्य दर्शन में जो मेडिकल साइंस है उसका इतिहास क्या होगा? 200-300 साल का होगा। चीज को गिरा नहीं रहे, न उठा रहे, बस ये आपका ये बता रहे कि इसमें क्यों जटिलता है। लेकिन अब यहाँ पर कालिक आप वो देखिए कि वेस्टर्न में आप जाते हैं तो कहां तक चले जाते हो? ग्रीक तक जाते हो, ग्रीक तक। और इंडियन में जाते हो तो कहां से शुरू करते हो? वेद से लेके। इसके बाद फिर समकालीन दार्शनिक भी प्रकट हो जाते हैं, वेस्टर्न में भी, इंडियन में भी। वहां तक आप जाते हो तो आप ये क्षेत्र देख रहे हो कितना बृहद है।
और यही तो छोड़िए, यह तो कालिक है, चलिए छोड़िए, आप कहेंगे हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं, वहां से वैदिक काल से लेके सब पूरा पाषाण सब पढ़ लेते हैं। आप ये देखिए कि वैचारिक दृष्टिकोण से तो इसकी कोई सीमा ही नहीं, इसीलिए यह जटिल है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसपे दर्शन शास्त्र छोड़ देता है जिसको, जो उसके विषय क्षेत्र से बाहर हो, सभी जगहों पे विचार कर रहा होता है। यह तो एक पक्ष हो गया कि कालिक और वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर यह विषय जटिल है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके कारण यह जटिल है, कारण ये है ना कि जैसे एक एग्जांपल आपको बताएं कि जब आप लोग में से कोई इकोनॉमिक्स का छात्र है क्या? आप लोग में से कोई इकोनॉमिक्स का छात्र है क्या? आशुतोष जी, आप इकोनॉमिक्स के छात्र, तो आप देखिए आशुतोष जी इकोनॉमिक्स के छात्र हैं और अंजलि भी इकोनॉमिक्स के छात्र हैं। तो आप देखिए कि दूसरे विषयों में किस तरह से अप्रोच किया जाता है। जब हम लोग मुद्रास्फीति की बात करते हैं यानी महंगाई, तो महंगाई को किससे रिलेट किया जाता है कि बाजार में पूंजी का प्रवाह कैसा है, इससे रिलेट किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि अगर बाजार में पूंजी का प्रवाह अधिक है तो इसका मतलब है डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई अगर कांस्टेंट बनी रहे तो महंगाई बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों आशुतोष जी? जी सर जी। तो हम तो इकोनॉमिक्स के छात्र नहीं है, लेकिन हम इसको समझ पा रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी अवधारणा है ना। लेकिन जब आप फिलॉसफी के संदर्भ में आते हैं तो आपको जटिलता मिलने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सामान्य के संदर्भ में ही हम विचार करें, या हम एक आत्म तत्व को लेकर विचार करना शुरू करें, या हम ईश्वर को ही लेकर, ईश्वर के संप्रत्यय को लेकर विचार करना प्रारंभ कर दें, या किसी ज्ञान मीमांसीय संदर्भ को लेकर यानी ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध को लेकर विचार करना शुरू कर दें, तो क्या कोई एक विचार प्राप्त होता है? क्यों आशुतोष जी, कोई एक विचार प्राप्त होता है? नहीं सर, बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे विचार प्राप्त होने लगते हैं। अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे विज्ञानवाद को, तो ये क्या होते हैं, ये ज्ञाता के संदर्भ में क्या हो गए, प्रत्ययवादी हो गए। इनका अपोज किससे होता है, वस्तुवादी से होता है। एक और विचार है जिसको संवृत्तिवाद कहते हैं ज्ञाता के संदर्भ में। तो इस तरह के डिफरेंट विचार आने लगे ना। तो अब जब डिफरेंट टाइप के विचार आपको अपने मस्तिष्क में डालने पड़ते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट में दिक्कत होने लगती है ना। यस सर। यही दिक्कत है, यही इस विषय की जटिलता है कि इसका जो कालिक और इसका वैचारिक क्षेत्र है वह बहुत बृहद है, और दूसरा कि इसमें जो अलग अलग संप्रत्ययों पर विचार होता है इसमें कोई एक मत नहीं है बल्कि बहुत वास्ट मत है। इसमें कोई सीधा रिलेशन आप स्थापित करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर नहीं कर पाएंगे। और इन सब विचारों को रखना, उसको सहेजना। अब जैसे आप लोग कल कहे कि सर आप बिना देखे ऐसे पढ़ा रहे हो, तो इसके लिए परम ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए, कर्मठता चाहिए, तब हो पाता है। नहीं एक दो किताबें पढ़ के, हम आपको बता दें कि एक दो किताबें पढ़ के ना लोग भर्ती हो जाते हैं। आपको मालूम है कि सुशांत सिंह राजपूत मरने से पहले दीवार पे क्या लिख रहा था, क्या लिख रहा था दीवार पे? कॉगिटो एर्गो सुम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अब सोचिए कि एक दो किताबें उसने फिलॉसफी की पढ़ी और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाई उसको। समझ रहे हैं ना? इसलिए ये आपकी तपस्या चाहता है, यह विषय क्या चाहता है, तपस्या चाहता है, तप चाहता है। इसमें तप विशिष्ट प्रकार का होगा, तपस्या भी चाहिए और बैलेंस भी चाहिए।
इसमें ये नहीं है कि बस 2-4 किताब पढ़ लिए और एकदम समझ लिए कि हम दार्शनिक ही हो गए, ऐसे नहीं चलेगा। और सभी चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए, सभी उसके लिए आपको भगवत कृपा चाहिए, कर्मठता चाहिए, तब आप सारी चीजों को बिना पेन पेंसिल कलम लिए और सब चीजों को आप बोल पाएंगे, सुन पाएंगे, पढ़ पाएंगे, पढ़ा पाएंगे और सभी चीजों को मस्तिष्क में रख पाएंगे। नहीं तो हाथ पैर कांपने लगता है लोगों का, नहीं कांपता है क्यों आशुतोष जी? सर मेरे दिमाग में एक कौतूहल है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल शेयर करिए, और इसी के साथ फिर हम इस विचार के साथ हम आज का बंद करेंगे और कल वेस्टर्न के बारे में कुछ आप लोग को बताएंगे और फिर आगे की योजना हम बनाएंगे। चलिए बताइए आशुतोष जी। सर आपने विज्ञान परिणामवाद की बात की और उसमें आपने आलय विज्ञान और क्लिष्ट मनोविज्ञान और खड्विद विषय विज्ञान की बात की। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो शंकर का विवर्तवाद था वो उसके रेशे खोल के, अगर मैं उनका विवर्तवाद ऐसा समझ लूं कि वो एक कपड़ा था और उसके रेशे खोल दिए हैं बिल्कुल एक तरीके से बौद्ध ने, यानी बौद्ध फिलोसोफर जो रहे हैं, और इनको अलग अलग करके समझा दिया है विवर्तवाद को ही। विवर्तवाद को समझा दिया है रेशे खोल के। जी ऐसा मतलब बहुत डेप्थ में जैसे आपने। नहीं ठीक, आप देखिए जो बौद्धिज्म ने जो काम किया है ना, जितनी जब आप लोग को हमने बड़ा आश्चर्य होगा, आप लोग को इतनी डिटेलिंग है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं ना क्लिष्ट मनोविज्ञान, आलय विज्ञान और ये सब, इसमें इतनी डिटेलिंग है कि आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि कितनी माइन्यूट एनालिसिस की गई है। कहिए तो आप लोग को समय है तो 10 मिनट में बताएं कुछ आप लोग को। जी सर बिल्कुल सर। हाँ जी सर बिल्कुल सर। वो तो जो है दिक्कत तो नहीं हो जाएगा पचने में? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। चलिए तो 5-10 मिनट में हम बताते हैं आप लोग को। देखिए जो इन्होंने कहा कि सारे रेसे खोल दिए, और हम ये सब डिस्कस कर रहे थे, लग रहा है आशुतोष जी चिंतन कर रहे थे आलय विज्ञान का, क्लिष्ट मनोविज्ञान का, खड्विद विषय विज्ञान का। देखिए ये सब बहुत डीप में जाकर विज्ञानवादियों ने ये सब एनालिसिस किया है, आप पढ़िएगा, बस नाम नहीं है ये। जैसे आलय विज्ञान को डिफाइन क्या कहते हैं कि यह विज्ञान परिणाम का प्रथम, विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र का प्रथम परिणाम है। और यह परिणाम कैसे परिघटित होता है, इसको ये व्याख्यायित कर रहे होते हैं कि अनादि अविद्या से कलुषित होने पर जो शुद्ध विज्ञप्ति मात्र है उसका पहला परिणाम जो विवर्त के रूप में होता है उसको आलय विज्ञान कहते हैं। आलय विज्ञान का एक और नाम दिया गया, आप पुस्तकों में पढ़िएगा तो इसको विपाक भी कहते हैं। विपाक, समझ रहे हैं? अब देखिए कितना माइन्यूट एनालिसिस हो रहा है, जैसे आशुतोष जी कह रहे हैं कि कैसे धागे खोल दिए और कैसे बिल्कुल खोला गया है धागे, बहुत डिटेल में गया गया है कि पहले तो विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र का जो प्रथम परिणाम है वो कहा गया जब अनादि अविद्या से विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र कलुषित होती है तो उसके प्रथम परिणाम के रूप में हमको आलय विज्ञान मिलता है। आलय मतलब समझ रहे हैं, जैसे विद्यालय, आलय यानी यह घर है, समस्त धर्मों का घर है, जितने भी धर्म हो सकते हैं, संभव चित्त चैत्य धर्म, वो सभी धर्मों का घर क्या है, यही आलय विज्ञान है। लेकिन यह कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता है, क्योंकि तत्व तो सिर्फ एक है, वह क्या है, शुद्ध विज्ञान, शुद्ध विज्ञप्ति मात्र, वही सिर्फ एकमात्र तत्व है, वह यह उसका परिणाम है, वह उसका विवर्त है, आभास मात्र है, पहला आभास मात्र है, प्रथम परिणाम है। इसको आलय विज्ञान कहते हैं। और इसको विपाक क्यों कहते हैं? देखिए इसके पीछे भी अवधारणा है कि इसको विपाक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो, जैसे हमने अभी पीछे आप लोगों को बताया था ना कि प्रतीत्य समुत्पाद को लेकर ही विभेद हो रहा होता है। प्रतीत्य समुत्पाद को अगर आप समझ पा रहे हो तो आप बौद्ध दर्शन के अलग अलग मत संप्रदायों को भी समझ पाओगे। जैसे स्टार्टिंग में हमने प्रतीत्य समुत्पाद में कहा कि मूल जो भगवान बुद्ध की अवधारणा थी प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में, वह अनित्यवाद को बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जो कुछ भी कार्य है वह सापेक्ष है, सापेक्ष मतलब प्रातीतिक है, मिथ्या है, वृषा है, दुख रूप है,
सर्वम अनित्यम, अनित्यवाद को स्थापित कर रहे हैं। फिर इस अनित्यवाद को क्षणिकवाद में यानी इस प्रतीति समुत्पाद में जो सापेक्ष है उसकी एक विशिष्ट व्याख्या करते हैं ये हीनयानी, और कहते हैं कि ये सापेक्ष का मतलब है कि कारण की अपेक्षा रखकर कार्य की वास्तविक उत्पत्ति। तो ये परिणित हो जाते हैं बहुतत्ववादी वस्तुवाद में, और भूत भौतिक धर्म चित्त चैत्य धर्म सभी को स्वीकार कर लेते हैं। अब जब विज्ञानवादी आते हैं तो जब आप आलय विज्ञान में आएंगे ना, तब आपको इनका प्रतीति समुत्पाद आएगा कि प्रतीति समुत्पाद इनका मतलब यह है कि जो वासनाएं हैं और जो वासनाओं का विपाक है, इसका जो चक्र चल रहा है, इस चक्र को ही विज्ञानवादी क्या कहते हैं? प्रतीति समुत्पाद चक्र। क्लैपिंग तो दीजिए, तालियां। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो आशुतोष जी ने कहा कि ये धागे खोल देता है, तो वास्तव में ये धागे खोलते हैं, और ये इसीलिए आलय विज्ञान को विपाक कहा गया है। तो विपाक का अभिप्राय यही होता है कि जो वासनाएं होती हैं, यह वासनाएं जब परिपक्व होती हैं, परिपक्व होकर उनका विपाक होता है, तो यह विज्ञान को जन्म देती है। यह विज्ञान पुनः वासनाओं को जन्म देता है। इस प्रकार वासनाओं का विज्ञान का यह चक्र चलता रहता है। इसी को हम लोग प्रतीति समुत्पाद चक्र कहते हैं, जीवन मरण चक्र कहते हैं। किसके अनुसार? विज्ञानवादियों के अनुसार। यही है आलय विज्ञान। अब कोई आपसे पूछेगा कि आलय विज्ञान क्या है, तो आप बता पाओगे? कहीं भी पूछ दे, इंटरव्यू में पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, आईएएस पीसीएस में टिप्पणी कह दे, बता पाओगे आप लोग? क्यों आशुतोष जी, बता पाओगे आप लोग? जी सर, थोड़ा सा संदेह है, थोड़ा सा। हाँ, इसीलिए आप लोग बता पाओगे क्योंकि आप अवधारणाओं को समझ रहे हैं। तो जब अवधारणाओं को समझ जाओगे ना, तो कोई चीज का डिफरेंस नहीं रहेगा। आईएएस पीसीएस फला, इसका उसका, इसका कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अवधारणाओं को समझ के आप हर जगह स्मूथ रहोगे। अच्छा ये बताओ आप कि जो भी महान खिलाड़ी हैं, लगभग सभी 90 से 95% जितने भी महान क्रिकेटर्स हुए हैं, वो सभी फॉर्मेट में अच्छा करते हैं। गलत है कि सही है? सभी फॉर्मेट में अच्छा करते हैं। विराट कोहली है, T20 क्रिकेट में भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, वनडे में भी अच्छा प्लेयर है, टेस्ट का भी महान क्रिकेटर। समझ रहे हैं आप? तो जब आप अवधारणा समझ जाएंगे, किसी चीज को समझने का ढंग समझ जाएंगे, तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं कि आप आईएएस पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए जब भी हम कभी इसको पढ़ाएंगे ऑफलाइन में ना, तो इसमें कोई विभेद नहीं होगा कि आईएएस पीसीएस का बैच अलग है, उसका वाला सिलेबस सबका सामने होगा। बाकी सारी चीजें अवधारणाएं ऐसी ही होंगी। और मेरा विश्वास है लेक्चर देने में, नोट्स तो हम रिटर्न भी दे देंगे आप लोग को, लिखा लिखाया भी दे देंगे। मेरी अभिरुचि ज्यादातर लेक्चर देने में ही होती है कि आपको कैसे, जो भी मेरे मन में है, आप समझ लीजिए ये सब हम अपने मन में रख के कैसे रह रहे होंगे। तो जो भी मन में है सब निकालो, दो आप लोग को। कोई बात उठ जाए तो बस उसमें, अब जैसे आशुतोष जी हम बंद करने वाले थे, आशुतोष जी जरा टोका, बस हम हमारे मन से सब निकल गया। ठीक है, रोक नहीं पाए हम। तो आप लोग अब देखिए, ये आलय विज्ञान हो गया। इसके बाद क्लिष्ट मनोविज्ञान या मनस आता है। तो इसकी भी एक विशिष्ट अवधारणा है, क्लिष्ट मनोविज्ञान। जो क्लिष्ट मनोविज्ञान होता है वह आलय विज्ञान और खंडवित विषय विज्ञान के मध्य की कड़ी माना जाता है। इसको बीच का मीडिएटर माना जाता है। और इसको समझने की कोशिश करिए कि जो ये क्लिष्ट शब्द है, ये क्लिष्ट शब्द इसलिए इसमें जोड़ा गया है क्योंकि इसमें जो मनस होता है वो 4 प्रकार के क्लेशों से युक्त माना गया है। आत्मदृष्टि, आत्ममोह, आत्ममान और आत्मस्नेह। इसकी डिटेल्ड अवधारणा क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन 4 प्रकार के क्लेशों से संयुक्त होने के कारण इसमें क्लिष्ट पद जोड़ा गया है। आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि भाई आशुतोष जी आप आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का वो देने के लिए, क्लिष्ट मनोविज्ञान में क्लिष्ट क्या है?
तो हम आपको पढ़ा दिए तो आप बता ही देंगे, बता देंगे ना। जी सर। क्योंकि आपको अब गुरु से आशीर्वाद मिल गया। तो इसी तरह जब गुरु आपका पुस्तक भी आपकी गुरु हो सकती है, बस आप अप्रोच सही रख के पढ़िए। तो आप लोग क्विज खेलेंगे तो नहीं होगा। देखिए हम किसी चीज के विरोधी नहीं हैं, लेकिन क्विज से नहीं चलता। यह विषय क्विज का विषय नहीं है, यह विषय बहुत अवधारणाओं को मानता है। तो ये हो गया क्लिष्ट मनोविज्ञान। अब ये मीडिएटर है। अब आपको लगेगा कि भाई क्लिष्ट मनोविज्ञान मीडिएटर है, तो ये करता क्या है, इसका कोई काम तो होगा। तो पहले ये अवधारणा जानिए कि क्लिष्ट मनोविज्ञान जो है दूसरा परिणाम है शुद्ध विज्ञप्ति मात्र का, और ये रिलेटेड होता है आलय विज्ञान से। और करता क्या है ये क्लिष्ट मनोविज्ञान की अपने बुद्धि विकल्पों का प्रयोग करके जो आलय विज्ञान के सूक्ष्म और जो अपरिच्छिन्न, देखिए इसमें क्लिष्टता है कि जो सूक्ष्म और अपरिच्छिन्न जो विज्ञान होते हैं, जो वासनाएं होती हैं, उनको ये क्लिष्ट मनोविज्ञान क्या करता है कि स्थूल और परिच्छिन्न वासनाओं में परिणित करके उनका विपाक कर देता है। ठीक है, क्लिष्टता है, जब हम पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। और लेकिन क्लिष्ट मनोविज्ञान यही है, कोई किताब उठा के देख लीजिए, यही अवधारणा आपको मिलेगी। तो ये क्लिष्ट मनोविज्ञान है। और खंडित विषय विज्ञान, ये आप समझ ही रहे हैं। फिर इनको तीन खंडित विषय विज्ञान, जिसमें 5 हमारी इंद्रियां आ गई, उनके विषय, और एक मन आ गया जिसको मनोविज्ञान कहा गया है। अब ये समझिएगा आपकी जो 8 ये आपको हम बताएं ना कि इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, परिकल्पित, परतंत्र और परिनिष्पन्न, या इसको कह सकते हैं परतंत्र, परिकल्पित और परिनिष्पन्न। इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है इन सभी को। ठीक है, इसमें जो परतंत्र है, परतंत्र का मतलब है कि जो भी आलय विज्ञान है, क्लिष्ट मनोविज्ञान है, खंडित विषय विज्ञान है, ये सभी क्या है, ये परतंत्र है, क्योंकि इनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। ठीक है, और ये जो आलय विज्ञान में जो ये विज्ञानों का प्रवाह चल रहा है, इनके ऊपर जो हम जीव और जगत का आरोपण करते हैं, जो जीव जगत का हम आरोपण कर देते हैं और उसके रूप में आत्म तत्व या भौतिक तत्वों को हम स्वीकार कर रहे होते हैं, इस जीव और जगत को ये क्या कहते हैं, परिकल्पित, यानी नितांत असत। यानी इनको आकाश कुसुम की श्रेणी में ये डाल देते हैं, नितांत असत, खग श्रृंग, इस श्रेणी में ये डाल देते हैं जीव और जगत को। और परिनिष्पन्न, वह क्या है, विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र तत्व। यहां एक ही तत्व है, वह क्या है, परिनिष्पन्न, विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र तत्व। जैसे आपको किसी को लगेगा कि यार जैसे व्यवहारिक है, पारमार्थिक है, व्यवहारिक है और प्रातिभाषिक है, वैसे ही विज्ञानवाद में परिकल्पित है, परतंत्र है, परिकल्पित है और परिनिष्पन्न है। तो नहीं, ये ऐसा नहीं। यहां सत्ता सिर्फ एक है, वो क्या है, वह शुद्ध विज्ञप्ति मात्र तत्व है। जो जीव और जगत है, इसको नितांत असत माना गया है, परिकल्पित माना गया है। आकाश कुसुम की तरह इनकी सत्ता है, यानी इनकी कोई सत्ता है ही नहीं है। जैसे आकाश कुसुम की कोई सत्ता नहीं होता है, काल्पनिक है, वैसे ही ये है जीव और जगत। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ना आदि गुरु शंकराचार्य से। जी सर, जी सर। इसको मुझे लगता है कि वो 2, 4, 5 या असंख्य स्टेप आगे लेके चले गए हैं। बौद्ध जो फिलोसफर हैं, ऐसा लगता है कि शंकर की बातों को बहुत आगे लेकर चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है, शंकर की बातों को लेके आगे नहीं चल रहे हैं। जो आपने स्टार्टिंग में कहा वो ज्यादा ठीक था कि वो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं विज्ञान वाले। ठीक है, लेकिन इसको चरम आध्यात्मिक उत्कर्ष पे आदि गुरु शंकराचार्य पहुंचा रहे हैं। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि जब वो कहते हैं कि जगत तो मिथ्या है,
वो ठीक है, इसकी व्यवहारिक सत्ता है, ये सांविधिक है, प्रातीतिक है, व्यवहार में ये सत्य है। लेकिन वो कहते हैं जीवो ब्रह्म्यो नापर, जीव तो ब्रह्म ही है। ठीक है, तो ये चरम आध्यात्मिक उत्कर्ष पे ले जाते हैं। और ये जीव की सत्ता को क्या मान ले रहे हैं? नितांत असत मान ले रहे हैं, केवल विज्ञान की ये एकमात्र सत्ता मान रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने को अपग्रेड कर रहे हैं, चरम आध्यात्मिक उत्कर्ष पे सारे दर्शनों को ले जा रहे हैं। इसलिए जो इनके ऊपर ये आरोप लग रहा है ना, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जहां ले जा रहे हैं ना, वहां तक ये बौद्धिज्म नहीं पहुंच पाया था। हाँ ठीक है कि बहुत सारी जो व्याख्याएं हैं उसमें आपको सिमिलरिटीज दिखाई देंगी, लेकिन जो चरम आध्यात्मिक उत्कर्ष है, वो चरम आध्यात्मिक उत्कर्ष आपको आदि गुरु शंकराचार्य में भी दिखता है। इसीलिए अद्वैत मत को भारतीय दर्शन का चरम आध्यात्मिक उत्कर्ष भी स्वीकार किया जाता है, और जहां भी प्रतिष्ठा है वह इसी अद्वैत मत की ही है, वेस्टर्न फिलॉसफी में। आगे हम लोग डिटेल में इसकी और चर्चा करेंगे। तो अभी आप लोग इस चीज को समझ लिए? जी सर। आप लोग इस सारी चीजों को समझ लिए कि किस प्रकार से विज्ञानवाद सारी अवधारणाओं को रख रहा है अपने, किस प्रकार यहाँ आलय विज्ञान है, क्लिष्ट विज्ञान है, खड़वित विषय विज्ञान है, किस प्रकार परिकल्पित का क्या अभिप्राय है, परतंत्र का क्या अभिप्राय है, परिनिष्पन्न का क्या अभिप्राय है। एक चीज रह गई जो हम डिस्कशन में अभी हम लोग करना चाहते थे, कि जो वो कल हम लोग कर लेंगे, कि वसुबंधु किस प्रकार से विज्ञान की ये एकमात्र सत्ता स्थापित करते हैं, और वस्तुवादियों से किस प्रकार से उनका वाद विवाद चलता है, और किस प्रकार ये अपने मत को रखते हैं। क्योंकि उसमें भी बड़ी अजीब अजीब अवधारणाएं, आपको बड़ी माइन्यूट एनालिसिस आपको दिखाई देगा। तो आपको जब वो सब सारी चीजें आप करेंगे तो और अच्छी अनुभूति होगी। और इसके बाद फिर शून्यवाद और वो सारी चीजें हैं, वो तो हम डिटेल में जब बौद्धिज्म पढ़ाएंगे तो आप लोग को पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये अवधारणाएं हैं जिनकी वो छात्रों का ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो यही करके आज हम समाप्त करते हैं, समय बहुत लंबा हो गया है। कल कुछ हम वेस्टर्न में भी आएंगे, वेस्टर्न में भी आप लोग की अभिरुचि होगी, अस्तित्ववादी दार्शनिक ये सब में जो है कि मनुष्य जो है वह नहीं है, मनुष्य एक निरर्थक उद्योग है, वह एक यूजलेस पैशन है। कि जैसे दुरास्था की अवधारणा आती है, यह अवधारणा किस प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार की अवधारणा है, स्वयं से झूठ बोलना अन्य से झूठ बोलने से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, आप यह मत सोचिएगा कि हम इंडिया नहीं पढ़ाते हैं, हम सब पढ़ा देते हैं और बहुत डिटेल में जाते हैं। तो कल आप लोग को उसका दर्शन कराएंगे कि वेस्टर्न में भी कैसे डिटेलिंग करके अवधारणाओं को समझा जा सकता है। अभी हम वाणी को यही विराम देंगे। सभी लोग खाइए पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंद में रहिए। कल मिलते हैं 7:45। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks, sir.